स्टार्ट हो गया। कहां छुपे हो अर्जुना वालो, तुम्हारे मैसेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, जल्दी कहां हो? आहा आ गए। अरे चैटिंग भाग गई फिर से। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जागो जागो जागो। एनएलएम 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 है। आवाज बढ़ा देना भैया, है ना, कहीं कम आवाज ना जाए। ये ऐसी आवाज आएगी क्या बाहर से? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इतने दिनों के बाद मिले हो बे, कहां चले गए थे तुम सारे के सारे? राम राम जी बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रेडी हो जाओ। एरर नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। पहला थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एरर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, तुम मतलब ये फाइट लगा के बैठे थे क्या, कौन जीतेगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या एरर है? नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचा कि यार चलो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम पिछले 4-5 दिन से हमने कुछ पढ़ाई नहीं की है फिजिक्स में, तो चलो फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद एरर कर लेंगे। जैसे बच्चों से बात हुई, शायद कुछ स्कूल में एग्जामिनेशन है, कुछ स्कूल में, सारे स्कूल में नहीं, और वहां पर वो शायद वो जो है जुलाई के बाद एग्जामिनेशन, ठीक है, जुलाई के लास्ट में बिल्कुल, या अगस्त में, तो कोई बात नहीं। तब तक मैंने सोचा चलो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समाप्त कर लेते हैं, थोड़ा तुम्हें फिजिक्स के बारे में आइडिया भी लग जाएगा क्या होती है फिजिक्स। उसके बाद बीच में थोड़ा सा हम लोग बीच में हल्का सा रिलैक्सिंग मोड में आ जाएंगे, तब हम लोग एरर स्टार्ट कर देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। हाँ, बीच में नहीं, ऐसा नहीं कि इस तरह नहीं करूंगा कि भाई साहब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चल रहा है और फिर बीच में चैप्टर जो है एरर स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करूंगा मैं। चैप्टर समाप्त हो जाएगा जब पूरे तरीके से मुझे लगेगा चलो अब ये चैप्टर समाप्त हो गया, अब भैया बहुत थोड़ा सा चेंज हो जाए लाइफ में, ठीक है, तब हम लोग एरर को संभाल लेंगे, ठीक है। न्यू स्टूडियो, हाँ यार दिल्ली में हूं मैं एक्चुअली इस टाइम इसलिए न्यू स्टूडियो, ठीक है। और देख, एरर का कोई लोड नहीं है, क्योंकि एरर मैंने प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। तीनों लेक्चर रेडी है, तीनों के तीनों, ठीक है। 3 लेक्चर में एरर समाप्त हो गया था, तीनों लेक्चर रेडी है भैया। मैं जिस दिन चाहूं उस दिन उनको रिलीज कर दूंगा एक एक करके, ठीक है। वॉइस क्रैक, वॉइस आ जाएगी, टेंशन ना ले। आरजे सर, यार आरजे सर तो क्लास ले रहे होंगे शायद। आरजे सर की क्लास है कि कहीं आसपास, नहीं मालूम, चलो रक्षक सर से मिला था यार मैं, है ना। हाँ, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? है, अब मजा आएगा सर बेटा सही बात है, अब सच में मजा आएगा, क्योंकि जो एक्चुअल फिजिक्स है ना वो तेरी यहां से शुरू होती है, ठीक है। जितने बच्चे यहां तक टिके रहे, पूरा काइनेमेटिक्स हम लोगों ने शानदार तरीके से कंप्लीट किया, यहां तक टिके रहे भाई साहब, उनके लिए जितनी तालियां बजाओ उतनी कम है। मैं तो बोलूं आप सब लोगों के लिए तालियां बजाओ, ठीक है, कि काइनेमेटिक्स जैसा खतरनाक चैप्टर आप लास्ट तक टिके रहे, पूरे तरीके से टिके रहे, और बिना बैकलॉग के आप लोगों ने समाप्त किया जल्दी से। कुछ बच्चे होंगे जो इस लेक्चर को आज से 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी मेरी तरफ से तालियां, बशर्ते उन्होंने कोई पुराना बैकलॉग नहीं देखा हो, पुराना बैकलॉग नहीं बनाया हो, वो कंटिन्यूअसली पढ़ते आए हो यहां तक, तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन अगर आप पीछे भी हो तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं, आप बाद में कवर कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। यस, तालियां, ओके। चलो, तो बेसिकली पानी पी लेता हूं यार मैं, है ना। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। जय बात तो जितने लोगों को काइनेमेटिक्स में इतना मजा आया था, मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने लोगों को काइनेमेटिक्स में इतना मजा आया था, उनको इस चैप्टर में इतना मजा आने वाला है, इतना, ठीक है, जबरदस्त मजा आने वाला है, जबरदस्त फील आने वाली है।
अब तक तो मैंने कुछ दो चार बातें बोल भी दी थी कि यार हो सके तो उसको याद कर ले। अब तो बेसिकली फिजिक्स ऐसी है जिसमें आगे की जो मेरी पूरी कोशिश रही कि रेयरली मैं तुझे बोलूं कि यार इसका फॉर्मूला ये होता है, यार इसका फॉर्मूला ये होता है, या इसका फॉर्मूला ये होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेंगे हम लोग, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आप ये ना समझे कि आपका चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, आप ये समझे कि आपकी मैकेनिक्स स्टार्ट हो गई है। बात समझ में आ रही है? एक चीज है तो सीरियस नोट पे मेरे भाई, लेकिन बता देता हूं मैं यहां पर कि आप ये समझिएगा कि जो हमारी मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स, ठीक, जो कि बहुत 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 वेटेज रखती है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए, इनफैक्ट जेईई मेंस के लिए भी। ये जो मैकेनिक्स है बेसिकली हमको सिखाती है कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है। बात समझना मेरी बात, ठीक है? ये मैकेनिक्स हमको सिखाती है कि फिजिक्स को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल करने, किस तरीके से एक तरीके से क्वेश्चन को क्रैक करना है। ये फिजिक्स को देखने का जो नजरिया है बेसिकली मैकेनिक्स आपको सिखाएगी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज है। आप अगर चेक करके देखोगे तो आप ये मान के चलो कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर सपोज 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए फिजिक्स में, तो ऐसे मान के चलो कि 30 to 40% तो तेरा मैकेनिक्स से ही कनेक्टेड होते हैं। सच बात तो ये देख, 30% तो तेरे मैकेनिक्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझना कि सर ठीक है सर इस वाले चैप्टर को छोड़ दे, तो ना भैया, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। इसकी शुरुआत होगी हमारी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। पहले सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। मैकेनिक्स के अंदर जो आ रहा है, जो मैकेनिक्स के अंदर आता है मैं उसके बारे में बात करता हूं। मैकेनिक्स के अंदर आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। ये रास्ता बेसिकली ऐसे होकर गुजरेगा, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद सबसे बड़े दादाजी जिसका नाम है रोटेशन। समझ में आ रही बात? ये है पूरी मैकेनिक्स आपकी, अगर मैं बात बोलूं। और भैया मजे की बात पता क्या है कि यहां से लेकर यहां तक तेरे को भरपूर मजा आएगा। हर एक चीज का प्रॉपर लॉजिक हम लोग देखेंगे। याद रखने वाली बातें बहुत ही कम रहेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसा नहीं कि इसके लिए याद कर ले, इसके लिए याद कर ले, इसके लिए याद कर ले। इस तरह की फिजिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं, मुझसे होता भी नहीं, क्योंकि साला मुझे खुद याद नहीं रहता। बात समझ में आ रही है? मुझे खुद याद नहीं रहता तो तुम्हें क्या याद कराऊंगा मैं? सीधी सी बात है। तो तेरे लिए अच्छी बात यह कि जब मास्टर को याद नहीं है तो मास्टर क्या याद कराएगा हमको? ठीक ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, वो ये मैकेनिक्स एक पूरी चेन है। समझना मेरी बात को, ये चेन है। चेन, चेन का मतलब समझ रहा है कि एक भी कड़ी टूटी तो दिक्कत में आ जाएगा तू। ये तेरे को आसान लगेगी, इसकी मेरी गारंटी है। समझ मारी बात? ये तेरे को आसान लगेगी, चाहे जेईई मेंस का लेवल हो, चाहे जेईई एडवांस का लेवल है। तुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि तेरे हाथ से फिजिक्स निकलती जा रही है ना, बिल्कुल नहीं। तेरे को मजा आएगा, तू इस चीज को एंजॉय करेगा। लेकिन बस इसमें एक ड्रॉबैक है छोटा सा, वो ये है कि पूरी की पूरी चेन है, तूने एक भी लेक्चर छोड़ दिया तो भाई साहब वो चेन ब्रेक हो जाएगी। समझ मारी बात? तो आप सब लोग मुझे यहां पे प्रॉमिस करो, सारे के सारे लोग, कि सर यहां से लेकर यहां तक जैसे आप पढ़ाओगे हम एक भी लेक्चर को ब्रेक नहीं होने देंगे। एक भी लेक्चर को ब्रेक नहीं होने देंगे। हर लेक्चर तुझे आसान लगेगा, हर लेक्चर तुझे बहुत ही मजेदार लगेगा, हर लेक्चर को तू बेसिकली फील के साथ देख पाएगा। अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे हो रहा है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर तूने एक भी लेक्चर छोड़ दिया ना तो उसके बाद की चीजें तेरे को समझने आना कम स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? प्रॉमिस तेरे को करना पड़ेगा। किसी कारणवश किसी बच्चे से अगर एक क्लास छूट भी गई ना, ठीक है, मैं मानता हूं, चल किसी का जेन्युइन रीजन है, ठीक है, मान के चल तेरी कुछ एनएलएम का 7वां लेक्चर छूट गया, ठीक है, तो ये नहीं कि तू सीधा 8वां अटेंड करने आएगा ना, बिल्कुल नहीं। पहले 7वां अटेंड करना। बात समझ आ रही है? पहले 7वां लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद फिर तू 8वां आएगा। मतलब बीच में चेन ब्रेक नहीं करेगा। सॉरी, ये नहीं कि भाई साहब ये लेक्चर चला 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया 9 10 11, ये नहीं किसी टाइम में साला यहां से यहां जंप मार दिया। अबे कौन याद कर रहा है भाई? हिचकी काहे आ रही है? प्रॉमिस सर, कौन याद कर रहा है भाई? हे भगवान, हिचकियों में तो फर्क डाला होता, थोड़ा सा पता चल जाता है। कौन सी वाली याद कर रही है? वो कह रहा है इटालियन। अबे सुनना, तेरे को इटालियन वाली कहानी सुनाई है ना मैंने, है ना? बिल्कुल सच बात है। उसके बाद एक रूस की भी कहानी है, एक अमेरिका की भी कहानी है, एक ब्रिटेन की भी कहानी है। तेरा मास्टर ऐसा वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुक जाए, थोड़ा सा गला में थोड़ा सा वो कर लेता हूं, एक मिनट रुक दोस्त।
अब तू हंसेगा मुझे पता है, पक्का हंसेगा तू, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। राजवंश सर को बुलाओ यार, मैं अभी डेफिनेटली कॉल करूंगा, देख ऐसी बात नहीं है, मैं कॉल करूंगा, देख राजवंश सर अगर आप आए, आसपास रहे, ठीक है, तो फिर मैं डेफिनेटली बुलाऊंगा, ठीक है। पहले ये सब बातें बाद में, पहले सब लोग टाइप करो कि यस सर हम एक भी लेक्चर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चेन है बेटा, मैं सही बात बोल रहा हूं, तो किसी भी 12th वाले बच्चे से पूछ लेना, जिस 12th वाला नहीं, कोई भी सिलेक्शन वाला पूछ लेना। आज मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, आज मैं कोई भागा दौड़ी नहीं करूंगा, आज मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम रेस पकड़ के सारी मैकेनिक्स आज खत्म करा दूं। मैं धीरे 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 सुरूर भरूंगा, धीरे धीरे तेरे दिमाग में मैकेनिक्स का जो कहता है ना फ्लेवर है वो भरूंगा, ठीक है। हाँ तो भैया आज सबसे पहले आप लोग यहां पर मुझे प्रॉमिस करो सारे के सारे कि यस सर हम एक भी लेक्चर नहीं छोड़ेंगे। टाइप कर पहले तू, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पूरी बात लिखो, कसम खाते हैं, तू ये लिख, हम कसम खाते हैं, तुझे कसम है उनकी, और जो तूने झूठी कसम खाई तो देख लेना फिर तेरे साथ क्या होगा, फिर इतना गंदा वाला कटेगा तो देख लेना फिर, ठीक है। बिल्कुल तेरा लेक्चर छूट जाए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, किसी बच्चे की प्रॉब्लम हो जाती है, स्कूल का बर्डन ज्यादा हो गया, कोई ज्यादा घर पे जो है कोई काम आ गया, मैं कोई इमरजेंसी केस में लेक्चर छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको कंप्लीट करके ही अगले लेक्चर पे जाना, मेरे कहने का मतलब ये है। समझ आ रही है? किसी का कोई जेन्युइन रीजन है और उसका लेक्चर छूट गया, मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक, तो वो कंप्लीट करने के बाद ही अगले लेक्चर पे जाना, ये नहीं कि अब तुरंत भाई साहब अगले लेक्चर पे चला गया। वो भाई ओए मेरी कसम मत खा दे, कौन पढ़ाएगा फिजिक्स तुम्हें फिर, हैं? मैं कह रहा था आपकी कसम, नालायक, मेरी कसम मत खा भाई, मेरी कसम मत खा, ठीक है ना। कह रहा सर आपकी कसम है। बिल्कुल। देख रहा भाई साहब, तुम ना बहुत नालायक लोग, सारे के सारे मेरी कसम खा रहे हो, ठीक है। अब मेरी कसम खाओगे तो सोचो तो सही तुम्हारा क्या होगा। अब वो कह रहे हैं इटालियन की कसम, और अगर इटालियन की कसम खाओगे तो जरा सोचो तुम्हारे भाई का क्या होगा, कुछ तो सोचो भाई, है? चलो ठीक है, शुरू करते हैं भाई, ठीक। तो ये हमारी जो जर्नी है बेटा, वो न्यूटन ऑफ मोशन से स्टार्ट होगी, न्यूटन ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन, ये पूरी चेन बनती चली जाएगी। इसमें बीच में जैसे भी हमें ठीक लगेगा हम बीच में एक एरर वाला चैप्टर ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे लगेगा चलो मैकेनिक्स से थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो थोड़ा तो स्कूल पे अपना फोकस कर ले और थोड़ा रिलैक्सेशन वाला माहौल बना लेते हैं। इन दैट केस हम क्या करेंगे, वहां पर जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, आइदर एनएलएम के कंप्लीट होने के बाद या फ्रिक्शन के कंप्लीट होने के बाद, फिर हम लोग क्या करेंगे, एरर वाला चैप्टर उसमें ऐड कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। देख कह रहा है सर कोई बात नहीं, हमें आप पे पूरा भरोसा है सर, ठीक है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। इटालियन की कसम खाएंगे तो क्या हो गया, एक ऑप्शन कम होगा तो आप 4-5 ऑप्शन और निकाल लोगे कहीं ना कहीं जाके, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं आरजे सर को कॉल करूंगा, ठीक है, अगर वो उनका स्टूडियो यहीं आसपास कहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली उनको बुला लूंगा, ठीक है। चल तो बेसिकली अब चैप्टर स्टार्ट होने वाला न्यूटन ऑफ मोशन, सब लोग हेडिंग डालो, ऊपर डालो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लिखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग डाल लो सब मजेदार तरीके से। चलो यस सर, अब देख ध्यान से देख, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, स्टार्ट करें। है मैक्सिमम मिनिमम, बेटा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिया मैंने, वो कह रहा मैक्सिमम मिनिमम टाइप कर रहा बहुत देर से। वो तो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी ना फ्राइडे सैटरडे को, जिसमें मोशन और इंक्लाइन प्लेन कराया था, वहां पे मैंने मैक्सिमम मिनिमम करा दिया था, वो देख लेना। और कुछ नहीं है भाई मैक्सिमम मिनिमम, बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दे, खत्म खत्म, बस इतनी सी बात है बस, कि डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दे, बस खत्म। उसके बाद अगर तेरे को पता करना है कि भाई साहब किस वैल्यू पर मैक्सिमा होगा तो डबल डिफरेंशिएट कर दे, और उसके बाद जो है अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो मिनिमम, बस इतनी सी कहानी थी। खैर चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई साहब न्यूटन के कुछ लॉ होंगे जो लॉ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पूरी मैकेनिक्स जो है ना, पूरी की पूरी मैकेनिक्स जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, रोटेशन तक की जो मैकेनिक्स है, वो पूरी की पूरी मैकेनिक्स इन लॉज के ऊपर बेसिकली टिकी हुई है, ठीक, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बस तू ध्यान से सुन मेरी बात, क्योंकि देख एक पिक्चर स्टार्ट हो रही है,
ठीक है, मूवी स्टार्ट हो रही है, कोई छोटी मोटी मूवी तो है नहीं 5-6 लेक्चर की, कम से कम मान के चल 30-40 लेक्चर की है जी। हाँ मिल गया, थैंक यू, है ना, कम से कम 40 लेक्चर की है, 40 नहीं 50 लेक्चर की है, एक तरीके से तू मान के चल ये एक मूवी है। सो 50 लेक्चर कैसे मंगा 50 हो जाते हैं भाई साहब। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कम से कम 10 लगेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में कम से कम 8 लगेंगे, बर्फ ऑफ एनर्जी में कम से कम 10-12 लगेंगे, सेंटर ऑफ मास में कम से कम 12 लगेंगे, 12-14 लगेंगे, रोटेशन में कम से कम 12 के आसपास लगेंगे। तो भैया 50 लेक्चर की पिक्चर है, तो शुरू में मुझे आराम से रूपरेखा तैयार करने दे, क्योंकि एक एक करके इस पिक्चर में जितने भी हीरो हैं वो एक एक करके तेरे सामने आएंगे, जितने भी विलेन है वो भी एक एक करके तेरे सामने आएंगे। ठीक है सर। तो देख कहानी बेसिकली स्टार्ट हुई उसी चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो चैप्टर तू पढ़ के आया, जिसका नाम है क्या, काइनेमेटिक्स। ठीक है, मैंने एक चीज पर तूने शायद जोर नहीं दिया। अगर काइनेमेटिक्स के बारे में बात करूं, काइनेमेटिक्स के बारे में किस प्रकार के सवाल हम लोगों ने डील करे, पूरी काइनेमेटिक्स सोचना, पूरी की पूरी। ठीक, एक बार देख, क्विक रिवीजन ले, क्विक रिवीजन। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा हम लोगों ने? पढ़ा कि भाई साहब एक्स एज ए फंक्शन टाइम इतना है तो वेलोसिटी बता दो। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन बता दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1 डायमेंशन मोशन के साथ साथ 2 डायमेंशन मोशन भी आ गया। ठीक है सर, ये भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ओके सर, ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भाई साहब कोई रिलेटिव वाले कंसेप्ट आ गए। रिलेटिव का मतलब क्या था? रिलेटिव मतलब यही तो था किसी को दूसरे को ताड़ा रहे हो, कहीं और बैठ कर ताड़ा रहे हो, बस इतना ही तो था। है, पहले जमीन पर बैठकर ताड़ रहे थे, अब किसी और को बैठकर ताड़ रहे हो। बेसिकली ये कहानी थी। उसमें भी छाते वाले सवाल, झंडे वाले सवाल और रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सारे क्वेश्चंस वहां पर आ गए थे। मैंने कहा ठीक है, और बताओ क्या क्या पढ़ रहा। और टावर वाले सवाल पढ़े थे। एग्जाम्पल के तौर पर याद कर, सब बोला था भाई साहब एक पत्थर है, एक टावर है, और टावर से एक पत्थर को हमने ऐसे फेंक के मारा, ये गया 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 और भाई साहब यहां जाके गिर गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या गिवन होती थी? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 फ्रॉम ए हाइट ऑफ ए टावर ऑफ 320 मीटर। याद कर, ठीक, ये लैंग्वेज गिवन होती थी कि 320 मीटर के हाइट के टावर पे से लिखना मत कुछ भी, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ हम लोगों ने एंगल 37 डिग्री पर एक पत्थर फेंक के मारा, टी बराबर 0 पर। मैं बोला ठीक है भाई साहब, ये लैंग्वेज थी, करेक्ट। उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था, ये गिवन होता था कि भाई साहब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जी होता था। बोला हाँ सर, आपने बोला था अगर पार्टिकल हवा में तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जी एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता था कि बताओ कब 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 पार्टिकल जमीन पे टकराएगा। ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना। ये रूपरेखा एक एक करके मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूं कि बताओ कब पार्टिकल जमीन पे टकराएगा। तूने बोला हाँ सर ये बात तो थी, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। मैंने कहा करेक्ट। और सवाल था सर ये बताओ कहां टकराएगा। हाँ, ये भी आपने पूछा था कि रेंज बता दो क्या होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और हमारी बात, मैंने ये पूछा था कब जमीन पे टकराएगा। हम लोगों ने इस पर खूब सारे सवाल किए थे। कहां टकराएगा इस पर भी खूब सारे सवाल किए थे, लेकिन हम लोगों ने ये डिस्कशन नहीं किया था बिल्कुल भी। क्यों? ये जो सवाल था ये बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क था, जिसकी तरफ न तूने न तेरा ध्यान गया न मैंने तेरा ध्यान जाने दिया। भाषण मारी क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों कि भाई साहब किसी टावर पे से अगर मैं ऐसा बोल दूं एक पत्थर को अगर मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप, ये ले भाई साहब पत्थर को ड्रॉप कर दिया, ये ले देख ये देख, इसको मैं ड्रॉप कर दिया, ये किधर जा रहा है सर? नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? तू बोलेगा सर ये नीचे की तरफ आएगा, सर ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, यहां पहुंचेगा तो पूछेगा भाई साहब नीचे आ रहा है क्यों? क्यों नीचे आ रहा है मेरे भाई? ऊपर क्यों नहीं भागा? यो क्या वजह थी नीचे आने की? बोलो। मैं बिल्कुल बेटा बेसिक से उठाऊंगा, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं, क्लास में बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बता दो भाई, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा हो तो ठीक है। मैं एक चीज तेरे को क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। जो अच्छे बच्चे हैं आप लोग मजा लेना, जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास में जितने अच्छे बच्चे हैं वो सारी मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो समझना कि अगर सर अगर आज केवल आप बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब हमारे लिए तो आज का लेक्चर रिलैक्सिंग है। आज तो हम भाई साहब बिल्कुल लेट गए टांग फैला के ऐसे देखेंगे, ऐसे देखने मत ऐसे, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, उन्होंने 9th क्लास भी ठीक से नहीं पढ़ी, उनको पता भी नहीं था 9th क्लास में क्या होता है, फिर वो अच्छे तरीके से पढ़े। मैं पर्सनली बात बोलूं, मुझे सच में जब मैं 11th क्लास में पहुंचा था ना, तो मुझे 9th क्लास की इतनी सी भी फिजिक्स नहीं आती थी, कसम से बोल रहा हूं मैं, सच में मेरे को नहीं आती थी। समझ मारी बात। मैं डेफिनेशन रखता था जब मैं 11th क्लास में पहुंचा था, इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसकी होती है, मोमेंटम ये होता है, फोर्स ये होता है, ये क्या होता है, फलाना ढिंगाना, मैं बैठ के रखता था। साला स्टेटमेंट ना रटे जाते थे मुझसे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है,
ठीक, 9th क्लास में भी था, पता नहीं कैसे कैसे आगे पीछे का देख देख के मैंने किसी तरह पास हो गया था भाई 9th क्लास में भी। ठीक है, ये बेसिकली कहानी थी। तो खैर लौट के मैं वापस आता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है क्या? वो कह रहा है नहीं आता सर, नहीं आता सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस क्रैकिंग, तू 1 मिनट रुक, मैं किसी को बुलाता हूं। भैया थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज देख लो। एक बार देखना, वॉइस क्रैकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो 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 हेलो, मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, ये हो रहा है माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अर्जुना वालों लेट्स चेक, मॉनिटर ऑफ, मॉनिटर ओनली, मॉनिटर आउटपुट। एक बार रुक जाओ भाई साहब, माइक चेक कर ले रहे, पैनिक मत होना। ओहो, इससे बच्चों का आवाज कम सुनाई तो नहीं देगी ना? ठीक है, आवाज मस्त आ रही है, बच्चे का मैसेज शुरू हो गया, सब वॉइस क्लियर है। अब कोई स्पैमिंग मत करियो। बैच मैनेजर बैठे हुए AK-47 लेके सीधा हेडशॉट मिलेगा सीधा, और ऐसा हेडशॉट मिलेगा 4 महीने के बाद आंख खुलेगी तुम्हारी जाके, मतलब ब्लॉक हो जाओगे। यस, ठीक है बॉयस, आवाज क्लियर है? ठीक है भैया, ठीक है भैया, डन, बढ़िया आवाज होगी भैया, ठीक है। हाँ, थोड़ी और क्लियर कर भाई, ये बेस्ट क्लियर है, इससे ज्यादा क्लियर ठीक नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर हो नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना तेरे एंड पर कोई प्रॉब्लम हो। सर क्लियर है, सब क्लियर है, देख बच्चे भी कह रहे हैं यार क्लियर है यार, इसका मतलब हो सकता है तेरे ईयरफोन में कोई दिक्कत हो, है ना। आज टीवी इधर लगा हुआ है, जब भी मैं इधर मुंडी घुमाऊंगा ना तो देख लेना, समझ जाना कि सर कमेंट पढ़ रहे हैं, जब मैं सामने पढ़ाऊंगा तो समझ जाना सर हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चल मैं आगे बढ़ता हूं भाई साहब। तो बेसिकली कहानी ये थी कि भाई साहब एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया, ठीक है भैया छोड़ दिया, वो गया नीचे की तरफ। मेरा प्रश्न, क्यों गया नीचे की तरफ है, क्यों चला गया नीचे की तरफ? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और याद कर काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन ऐसे होते थे, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, देख सवाल ऐसे होते थे, विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, हैविंग एक्सेलरेशन +20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, फाइंड, अच्छा वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड। ठीक है भाई साहब, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। इस तरह के सवालों से हम लोगों ने काइनेमेटिक्स की शुरुआत करी थी। ठीक है भाई साहब, शुरुआत करी थी, और तूने बहुत ही अच्छे बच्चों की तरीके से तूने ऐसे पढ़ा, तूने कैसे पढ़ा? यस सर, देखो हमको अगर फॉर्मूला लगाना है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल की इनिशियल जो स्पीड है वो 10 है, तो u बराबर +10। हमने बोला ठीक है सर, एक्सीलरेशन बराबर +20, बोले ठीक है जी। सब 5 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, लगा दो v बराबर u +80, और u की वैल्यू कितनी है 10, और एक्सीलरेशन कितना मेरे भाई 20, और टाइम बता दो कितना t सब 5 सेकंड। सर ये निकल आ गया 110 सेकंड। फिर से वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, क्या कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि कहां कब, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी देर में पार्टिकल कहां होगा, ये हमने पढ़ा था। तो ये बता दे कि भाई साहब कब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये पढ़ा था। लेकिन मुझे एक बात बता, यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं भाई साहब एक्सीलरेशन +20 है, तो क्या तूने पूछा था कि ये कैसे आया? कैसे आया एक्सीलरेशन +20? क्यों +20 ही क्यों, -20 क्यों नहीं, +50 क्यों, -100 क्यों नहीं? ठीक, तो एक्सेलरेशन की जो वजह थी, वो इसकी जो रीजन था, इसका जो वजह था, वो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में देखा ही नहीं था। और तूने एक आइडियल बच्चे की तरह से तूने सिंसियर तरीके से वो रास्ता अपनाया जो रास्ता मैंने तेरे को दिखाया, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल वजह थी, जो रीजन बिहाइंड द एक्सेलरेशन था, वो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हमारी बात, पत्थर को हम लोगों ने फेंक के मारा कि पत्थर कहां जाके गिरेगा, कब जाके गिरेगा, ये सारी बातें तो हम लोगों ने पढ़ ली थी काइनेमेटिक्स में। लेकिन वो क्यों, क्या वजह है? अगर मैं तुझसे बोलूं कि भाई साहब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, तूने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्यों होगा भाई नीचे की तरफ जी? अबे ऊपर की तरफ जी क्यों ना है, नीचे की तरफ ही क्यों है?
आगे की तरफ क्यों नहीं है, पीछे की तरफ क्यों नहीं है, ये इसकी क्या वजह थी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बोलो, क्या धीरे धीरे शुरू चलना स्टार्ट हुआ? क्या एक तरह रूपरेखा तैयार हो रही है कि अच्छा इसलिए इसलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अच्छा इसका मतलब एक्सेलरेशन की वजह हमने कहीं भी पूरे जो था काइनेमेटिक्स के चैप्टर में कहीं भी हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वजह तो पढ़ी नहीं थी, कहीं भी नहीं पढ़ी थी, चेक करके देख ले, कहीं भी नहीं पढ़ी थी। ठीक, उसकी जो एक्चुअल वजह वो एक कह रहा है ग्रेविटी। अबे क्या होती है ग्रेविटी, हमको क्या पता क्या होती है ग्रेविटी है? बेसिकली अगर ग्रेविटी कुछ है या ग्रेविटी जैसे कुछ और लोग भी हैं तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है भाई साहब? ठीक है सर, ओके सर, समझ में आई बात। ओके, मैं एक बात तुझे बता दूं, देख मैंने पहले मेहनत करके ना खूब सारे नोट्स लिख लिए, देख इधर लिखे हुए हैं, देख इधर लिखे हुए हैं, देख इधर लिखे हुए हैं, बस इतने ही है। ठीक है, तो तेरा काम यहां पे नोट्स लिखना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नोट्स में बाद में चमचमाते हुए तेरे को लिखाऊंगा अच्छे तरीके से, अभी बस फ्लो चलने देना, क्योंकि एक बार मेरे दिमाग में 100 तरह की बातें आएंगी ना, तो मैं चाहूंगा कि 100 की 100 तरह की बातें तेरे सामने अच्छे तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में रख दूं। ठीक है, तू बस सुनता चल, बस आराम से, जहां मुझे लगेगा चीजें बहुत ज्यादा आ रही है मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, बस तू सुनता चल और मजे लेता चल, मजा आता जाए तो हार्ट का साइन बनाता जाना, थंब अप का साइन बनाता जाना, ताकि मुझे लगता चला जाए कि बेसिकली जो यहां से मैं ऐसे भेज रहा हूं वो सब तो कैच कर ले रहा है। ठीक, नोट्स वाला काम मैं उसके बाद में करूंगा, बढ़िया तरीके से चमचमा के नोट्स बनवाऊंगा, तेरी मेरी गारंटी है। ठीक है, नोट्स की टेंशन मत लेना, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, नोट्स मैं बनवाऊंगा अपने हिसाब से। ठीक, ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। तो बेसिकली जैसा कि नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसका मतलब न्यूटन जी ने कुछ करा होगा। ठीक है, बेसिकली उन्होंने कुछ लॉज दिए होंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो हम इससे थोड़ा सा पहले चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो कहानी बेसिकली ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने अपनी तरफ से सोच के चीजें आगे एज इट इज पेश कर दी थी, ये कहानी बेसिकली उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। और जो ये उनसे पहले मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका नाम जिन्होंने आपका नाम तो नहीं सुना, लेकिन आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, जिनका नाम था गैलीलियो। हाँ सर, तो बेसिकली हुआ ये कि गैलीलियो ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, ध्यान से समझना मेरी बात, बस ऐसे सुनना, इधर से सुन इधर से निकालते, मजे लेने वाली बातें सारी की सारी। ठीक है सर, ठीक है सर, गैलीलियो ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। ठीक है सर, जैसे कि हमने बोला फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब है हम कुछ नेचर के अंदर जो छुपे हुए लॉज हैं उनको हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं, उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, और फिर इस तरीके से हम चीजें आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है सर, तो गैलीलियो ने भी यही काम किया। गैलीलियो ने भैया खूब रिसर्च करी, खूब मेहनत करी, उन्हें कुछ चीजें देखी भाई साहब, कुछ चीजें छुपी भी थी, कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करी, उन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई। ठीक है भाई साहब, थ्योरी बनाई, दुनिया के सामने उन्होंने पेश किया। परंतु ये लोगों की बेसिकली मानसिकता होती है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है, सबकी है, कि एक चीज जो है ना वो सही वक्त पे समझ में एक टाइम होता है तभी समझ में आती है, उससे पहले समझ में नहीं आती है। जैसे मैं तुझे कितना बोल लूं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है, अब तेरा मन, किसी का मन कर गया भैया मैं तो वो पबजी खेलूंगा या कोई दूसरा गेम खेलूंगा, तो तेरी समझ में उस टाइम आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। वो तेरी समझ में आएगी आज से 4-5 साल के बाद, हाँ यार सर सही कह रहे थे। ठीक, तो बेसिक सेम मेरे साथ भी है भाई साहब। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो मेरे पिताजी और जो है मेरे माता जी या मेरे सीनियर लोग मुझे समझाते हैं, ठीक, और मेरी समझ में नहीं आती है, फिर मैं बोल देता हूं अरे यार आप मुझसे इतने बड़े हो यार, तो आप ना मुझसे इतने ज्यादा बड़े। अभी अभी कल की बात बता रहा हूं, कुछ 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, एक सर थे, वो मुझे कुछ अपनी तरफ से कुछ राय, बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे थे। ठीक है, और मैंने उनका सजेशन एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं अपना रेस्पॉन्स उनके हिसाब से नहीं दे रहा था। तो वो कह रहे यार तेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने बड़े प्यार से मासूमियत एक सेंटेंस मेरी जबान से निकल गया, सर मेरी समझ में आएगा भी नहीं। बोले क्यों? ये फिजिक्स की बात नहीं है, ये दीन दुनियादारी वाली बात है। मैंने बोला सर आपने मुझसे 10 साल बड़े हो, तो मेरी आप जो मुझसे आज जो आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो 10 साल के बाद मैं समझ पाऊंगा। अभी तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। दिल से एक्सेप्ट तो तभी करूंगा जब गरम गरम दूध से मेरा मुंह जल जाएगा। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो बेसिकली वही वाली बात है कि गैलीलियो ने फिर क्या किया, सारी चीजें ऑब्जर्व करी, जो भी लॉस उन्होंने देखे थे, जो भी नेचर के लॉ छुपे थे, और दुनिया के सामने पेश किया। और जब पेश किया तो भैया लोगों की समझ में आए नहीं। ठीक, ठीक है भाई साहब, लोगों की समझ में आए नहीं तो भैया पिक्चर एक तरीके से होगी फ्लॉप। उसके बाद फिर आए न्यूटन, उन्होंने उन्हीं की चीजों को ही आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं उन्होंने खुद की थ्योरी लगा दी, खुद की भी लगाई, लेकिन उन्हीं की रिसर्च थ्योरी को ही उन्होंने बेसिकली आगे बढ़ाया। इसलिए लोग कभी कभी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिस साल गैलीलियो जी गए थे भगवान जी के पास, उसी साल न्यूटन जी भी आए थे। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद न्यूटन जी ने दूसरा जन्म लिया हो। ठीक है, एक तरीके गैलीलियो ने दूसरा जन्म लिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन, कि भाई हमारा जो काम है उसको अधूरा काम है, उसको बेसिकली पूरा करो भाई, दुनिया को समझाओ। तो न्यूटन ने एक अच्छा काम किया। वो काम ये किया
कि उस रिसर्च को तो आगे बढ़ाया, फिर से सारी चीजें उन्होंने बढ़िया तरीके से पेश करी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर सीक्वेंसिंग में लोगों के सामने पेश किया। जो भी चैप्टर में हम लोग लॉस पढ़ने वाले हैं, पर सुना होगा तुमने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, याद है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा तुमने। इसका मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस बना हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है सेकंड को पहले पढ़ लिया, थर्ड को बाद में पढ़ लिया, ये थर्ड को पहले पढ़ लिया, फर्स्ट को लास्ट में, ऐसा तो नहीं है ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस बना हुआ है। इसका मतलब बंदे ने बहुत मेहनत करी है, उस बंदे ने प्रॉपर सीक्वेंसिंग बनाई है कि भाई ऐसे सीक्वेंस में लोगों को समझाऊंगा तो लोगों की समझ में आ जाएगा। तो उसने एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका बनाया, एक तरीका मतलब प्रॉपर सीक्वेंस बनाई, और सारे अपने जो भी उसकी रिसर्च थी उसको एक प्रॉपर वे में दुनिया के सामने पेश किया, और दुनिया को समझ में आ गया, सबने ताली बजाई और उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो वो जो लॉस थे वो ही लॉस हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बोलो क्लियर है भाई साहब? होले होले समझ में आ रहा है? हाँ सर, होले होले समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अब उन्होंने जो जो चीजें बेसिकली डिस्कवर करी, जो जो चीजें डिफाइन करी, डिफाइन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स में, वो एक एक करके मैं तेरे सामने सामने रखूंगा। मैंने कहा ठीक है। उनमें सबसे पहला नाम आता है मेरे भाई इनर्शिया। लिखना मत कुछ भी, ठीक है सर। इनर्शिया सर क्या होता है? इनर्शिया, लाल पेन नहीं चाहिए मेरे को, पीला पेन चाहिए भाई साहब। क्या होता है इनर्शिया? सब लोग टाइप करके बताना क्या होता है इनर्शिया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वो कह रहा है उनको कैसे समझ में आया? भाई बहुत मेहनत करी न्यूटन ने, इसलिए समझ में आया। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, व्हाट इज इनर्शिया? यस, जितना जानते हो सब उगल दो यहां पर, जितना जानते हो सब उगल दो, ठीक है। कुछ गलत उगलोगे तो मैं सही कर दूंगा यहीं पर। हाँ वो कह रहा है कद्दू, ये देख ये बढ़िया जा कद्दू। मैंने कहा अच्छा कद्दू, मैंने कहा ठीक है चल। ध्यान से देख, मैं तेरे सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये रहा वो आईफोन जिसकी बलि दिलाने की तूने पूरी की पूरी कोशिश करी थी, मगर ये अपने रास्ते पे टिका रहा, ठीक है। ध्यान से देख, मैं तुझसे बोलूं भाई साहब ये आईफोन चेक करके देख किस पे है, तू बोलेगा सर आईफोन रेस्ट पर है। हंसेगा तो नहीं? ठीक है, हंसना मत, ठीक है। देख एग्जाम्पल बहुत ही फनी है लेकिन सच है। क्या? मैंने कहा चेक करके देख आईफोन रुका है या मूव कर रहा है? तू कहेगा रुका है। मैंने कहा सच में रुका है? बोले यस सर रुका है। मैंने कहा देख अब मूव कर रहा है। तो कहेगा सर क्या है ये क्या मतलब ये क्या नोटंकी चल रही है, पहले रुका मूव कर रहा है। मैंने कहा यही से तो कहानी शुरुआत हो रही है। मैंने कहा ध्यान से देख, अगर मैं ऐसा बोलूं क्या ये आईफोन अपने मेरे हाथ पे एज इट इज रुका हुआ है? बोले यस सर रुका हुआ है। तो बेसिकली, और अभी भी रुका हुआ है? हाँ सर। अभी भी रुका हुआ है? हाँ सर। अभी भी रुका हुआ है? हाँ सर। मैंने कहा अच्छा यार, इसका मतलब इस आईफोन के पास शायद कोई एक प्रॉपर्टी होगी। शायद नहीं, यस है। क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने कहा अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो चाहेगी कि मैं भैया रेस्ट पर ही रहूंगी। चाहने की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। चाहत किसी प्रॉपर्टी को। इन ए सिमिलर मैटर कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि भैया मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहती हूं ऐसा, अबे मैं नहीं, वो बॉडी चाहती है ऐसा कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहूंगी। चाहत की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं भाई साहब? इनर्शिया। मतलब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट पर रहे, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं इनर्शिया। देख, चाहना और हो पाना दोनों में अलग अलग बातें हैं। समझ मारी बात? चाहते तो हम भी बहुत कुछ है, मैं भी बहुत कुछ चाहता हूं, समझ मारी बात। लेकिन चाहना और हो पाना मतलब कोई बंदा चाह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। चाहना अलग चीज है, हो पाना अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं चाहने की, थोड़ी देर बाद बात करेंगे हो पाने की, ठीक। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट पर रहे, या कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि भैया हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहेंगे। तो उस प्रॉपर्टी को, चाहत किसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई साहब? इनर्शिया। तू साले हंस रहा है, मैं कोई जोक थोड़ी ना मार रहा हूं यहां पर। तू हर बात को इटालियन से जोड़ देता, गलत बात है तेरी। ऐसे ऐसे ना, मतलब ये बहुत ही गलत बात है दीदी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं चीज। हाँ, ये इस तरीके से वो वही वाली बात होगी, क्या खूब किया तूने मेरे जख्मों का इलाज, और तू मरहम भी लगा रहा है लेकिन कांटों की नोक से। हमारी बात इस तरीके से नहीं भाई, ये ऐसी वो पुरानी बातें याद मत दिला, बड़ी मुश्किल से तो मैं सारी बातें भुलाया हूं मैं, और तो फिर से याद दिला देता हूं वहीं पर। लौट के वापस आ। तो चाहत किसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई साहब? इनर्शिया। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा यहां पर अभी बस तेरे को समझाने के लिए। क्या? सबसे कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर मूव करना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहना चाहेगी। सब मतलब क्या कहना चाह रहे हो? है मतलब
अपने आप चेंज ना कर सकती। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मतलब रखी है कोई बॉडी, अगर मैं तुझसे कहता हूं भाई साहब एक ब्लॉक है, इसका मास अगर m है, और मैं तुझसे कहूं भाई साहब ये रैश पर है, तो ये रैश पर ही रहेगा अपने आप। ऐसा नहीं है कि भाई साहब रुका है तो भाई साहब अपने आप ही चल पड़ा, अपने आप नहीं चलेगा। अगर रैश पर है तो रैश पर ही रहेगा। अगर इसने अपने आप चलना शुरू कर दिया तो इसका मतलब बाहर से कुछ किसी ने उंगली करी है, सीधी सी बात है। उंगली करी से अच्छा वर्ड तो नहीं बोला मैंने, लेकिन ठीक है, बाहर से किसी ने कुछ यहां पे चुल्लबाजी करी है, बाहर से किसी ने इस पर रैप्टा मार दिया, बाहर से किसी ने इसके साथ छुअन छुआई कर दी, बाहर से किसी ने इस पर फोर्स लगा दिया, तभी मूव करेगा, अपने आप तो नहीं करने वाला भाई साहब। समझ आ रही? इन ए सिमिलर मैटर, मैं अगर तुझसे ऐसा बोलूं भाई साहब एक बॉडी है, सपोज मास है, ये आगे मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तू बोलेगा ठीक है सर। तो मैं अगर तुझसे ऐसा बोलूं भाई साहब ये आगे 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, तो अगर तू कुछ नहीं करेगा, ऐसे इसके हाल पे छोड़ देगा, तो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, 10 से ही दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, ये 10 से ही दौड़ता रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, सर कब तक दौड़ेगा? इन्फिनिटी तक। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन सर ये तो आगे जाकर रुक जाता है रियल लाइफ में, आप चेक करके देख लो। ठीक सर, आगे जाकर रुक जाता है। मैंने कहा तो इसका मतलब रियल लाइफ में और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी पढ़ना बाकी है, जो आज के चैप्टर में बेसिकली हम आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल इस बात की कि चाहत की ये प्रॉपर्टी कौन सी, रैश पर है तो रैश पर रहना चाहेगा, अपने आप मूव नहीं करेगा। और अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहना चाहेगा, अपने आप चेंज नहीं करेगा। इसी चाहत की प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं क्या क्या क्या, इनर्शिया। ठीक है सर, ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई, तो हमने पहले भी पढ़ा था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पहले भी पढ़ा होगा। तो सर इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो इनर्शिया का मेजरमेंट हम लोग करते हैं मास से। जिसका मास ज्यादा होगा हम ऐसा बोलेंगे कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इसी चीज को ऐसा भी बोल देते हैं कि प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। मतलब सर वो बेसिकली ना इसी बात को तो कैसे भी लिखा रहता है, सर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली एक तरीके से बंदा मतलब बॉडी रेसिस्ट करती है कि भाई साहब मेरे अंदर कुछ चेंज मत कर, मैं नहीं होने दूंगी, मैं तो ऐसी रहूंगी, मैं रुकी हूं तो रुकी रहूंगी, अब मूव कर रही हूं तो मूव करती रहूंगी। क्लियर है? ठीक है सर। तो इनर्शिया का हल्का सा आइडिया है हम लोगों ने, ठीक है भाई साहब। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा भाई इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, मास से। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टर्म और आता है मोमेंटम। लेकिन मत मोमेंटम, ठीक है सर। मोमेंटम बेसिकली होता है पी, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से। क्या होता है मोमेंटम? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, ये मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। समझ मारी बात? ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन है जो हम लोगों ने डिफाइन करी है। कोई बोले सब मोमेंटम होता क्या है फिर? मैंने कहा मोमेंटम बेसिकली होता है, तू ऐसे समझ, ठीक है, बेसिक भाषा में समझ। मैं तुझसे कहूं भाई साहब एक किलोग्राम का सपोज एक बंदा है, वो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर। और वही मैं तुझसे कह दूं भाई साहब एक किलोग्राम का बंदा है और वो आगे जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। क्या दोनों कहानी सेम है या अलग है? सर अलग है। मैंने कहा इतना बता, दोनों का मास तो सेम ले लिया तूने यहां पर। हाँ सर सेम ले लिया। सर दोनों की सिचुएशन सेम है या अलग है? बोले अलग है। मैं किसमें ज्यादा मोशन है? तो बोलेगा सर मोशन तो सर इसमें ज्यादा है। तो बेसिकली मोमेंटम इज द क्या? इट इज अ नेट अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन सिस्टम। तेरे सामने एक नई टर्मोलॉजी सामने आ रही, मोशन। तो बेसिकली किसमें ज्यादा मोशन है, हम ये कैसे मेजर करें? इसके लिए हम लोगों ने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम रखा मोमेंटम। हमने बोला भाई साहब मोमेंटम बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। हम बोलेंगे कि भैया जिसका मास इंटू वेलोसिटी का टर्म ज्यादा होगा उसके अंदर मोशन ज्यादा होगा। यहां पे चेक करेंगे मास इंटू वेलोसिटी इसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा कि सर यहां पर इसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। इन ए सिमिलर मैटर मैं तुझसे ऐसे कहती हूं एक किलोग्राम का बंदा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक भैया मान के चल 1000 किलोग्राम का इंजन है या कार है, वो आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो भैया बता दे भैया किसमें ज्यादा मोमेंटम होगा? तो बोलेगा अरे सर वो तो साफ साफ फील आ रही है सर, इसका मास ज्यादा है, दोनों बंदे की वेलोसिटी आपने भले ही सेम मान लियो, तो इसमें ज्यादा मोशन है। तो मोमेंटम इज नथिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए सिस्टम। सब लिखा दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है सर। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? मैंने कुछ नहीं करते, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। एक्चुअली में ये मैं बात कर रहा हूं पॉइंट मास के लिए, ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि तू अच्छा बच्चा है इसलिए समझ जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एक तरीके से पॉइंट मास के लिए। जब पूरी की पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी, मान के चल तू पूरी की पूरी बॉडी मान के चल रहा है, तू कार मान के चल रहा है, तू ट्रक मान के चल रहा है, तू बस मान के चल रहा है, तू आईफोन मान के चल रहा है, इस प्रकार तू कोई सा भी एग्जाम्पल मान के चलेगा, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में। तो बेसिकली जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल मास
इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन सेंटर ऑफ मास तूने पढ़ा नहीं है अभी, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में जाके, तो बात की बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो तू मास इंटू वेलोसिटी ही मान के चल। क्लियर है? अभी तो ये मान के चल मोमेंटम होता है सर मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है सर, मोमेंटम वाली बात पढ़ ली। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके सर, अब जो है जब सारी बातें शुरू हुई, अब चलते हैं न्यूटन के लॉ की तरफ। ध्यान से समझना मेरी बात, कुछ लिखना नहीं है अभी तक, सुनता चल, बस सुनता चल। प्लॉटिंग हो रही है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूटन ने बोला क्या, उसने हमें 3 लॉ दिए। उसने एक एक करके मैं तेरे सामने लेके आऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट लॉ उसने बोला, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, देसी भाषा में समझना, देसी भाषा में समझना। पहले इंग्लिश में मैंने लिख दिया है पहले से ही। ठीक है, उसने ऐसा बोला कि सर अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहेगी। सर ये तो अभी तो बोला था आपने, ये तो इनर्शिया की डेफिनेशन फिर से बता रहे हो आप। मैंने कहा सुन, तो कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी इसके बाद शुरू हो रही है। ध्यान से सुन, क्या अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये तेरा बनकर तैयार हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? सर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहिए, मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में रहना चाहिए। ठीक है, इसी का ये तो भैया ये एक तरीके, ये तो इनर्शिया की डेफिनेशन होगी। लेकिन न्यूटन ने जो हमारे सामने 3 लॉ रखे थे, उसमें पहला लॉ ये था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और कोई बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करना चाह रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहिए। कब तक? जब तक तू कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। उसने बस ये वाला टर्म जोड़ दिया, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। मतलब वही वाला एग्जांपल जिसका बिल्कुल तू हंस रहा था थोड़ी देर पहले, जो एग्जांपल देखे कि सर अगर ये आईफोन है तो ये आईफोन रेस्ट पर रहना चाहेगा। ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कोई इसको पकड़ के आगे की तरफ फोर्स ना लगाए, कोई इसको पकड़ के ना खींचे, तब तक ये रेस्ट पर ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक, अगर ये फोन आईफोन यहां पर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक मैं इस पर कोई फोर्स लगा के इसको धकेलूंगा नहीं। अगर मैंने फोर्स लगा के धकेला तो फिर कुछ चीजें चेंजेस होंगी तब की तब देखेंगे। अभी तो हम यही बात कर रहे हैं, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इस बात के बाद तेरे सामने एक नया टर्म निकल के आया, फोर्स। सर ये आपने जो बात बोली ये सब तो ठीक है, ये फोर्स, इसका मतलब अब आपने जो है पिक्चर में फोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने कहा करेक्ट। अब मैं थोड़ा यहां पे स्लो हो जाऊंगा। बोले सर ये फोर्स होता क्या है? व्हाट इज फोर्स? देसी भाषा में बोल, बहुत ही सिंपल सी बेसिक लैंग्वेज में। व्हाट इज फोर्स? प्लीज टाइप करना, कद्दू मत बोलना। देख बता रहा हूं मैं तेरे को, कद्दू मत बोलना प्लीज यार, कद्दू मत बोलना। कोशिश कर फोर्स को डिफाइन करने की। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। अच्छे बच्चे भी। एक जना कह रहा है फोर्स इक्वल टू एमए, ना बिल्कुल नहीं, गलत बात है। वो कह रहा है फोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बंदा बोला है सर फोर्स इक्वल टू एमए। यार भाई ये थोड़ी ना जानना चाह रहा हूं मैं जानना चाह रहा हूं व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है मेरे भाई, ये बता। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों ने जवाब दिया है कि फोर्स इज पुश या पुल। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। मैं अगर ऐसा बोलूं भैया कि भाई देखिए ये आईफोन रखा हुआ है, मैंने इसको पकड़ के खींच दिया, देख पुल कर दिया, देख पुल 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 पुल, तो इसका मतलब मैंने कोई फोर्स लगाया। बेसिकली नॉट ओनली पुल, पुश भी हो सकता है। मैंने इसको ऐसे रखा, देख मैंने इसको ऐसे पुश किया, धकेला 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 धकेला, तो बेसिकली मैं ऐसा बोलूंगा कि हां सर मैंने यहां पे क्या लगाया भाई साहब, फोर्स लगाया। तो व्हाट इज फोर्स? सर कुछ नहीं, आइदर पुश या फिर पुल, या तो खींचना या फिर धकेलना। सिंपल सी डेफिनेशन। आइदर पुश, अब लिख देता हूं, तू मत लिखना भाई, तू मत लिखना। आइदर पुश और पुल, खत्म। जितने भी फोर्स होंगे ना तेरे, वो तेरे यही होंगे। जितने भी फोर्स के बारे में तू जानता है ना, जितने बार तू नाम सुना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एमजी फोर्स, सूडो, जो भी तूने, सूडो तो छोड़ा था, वो तो फोर्स ही नहीं है बेसिकली, जो भी तूने अभी तक नाम सुने हुए थे उधर, बेसिकली आइदर या पुश या फिर पुल। और अच्छी डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो हम ये बोल सकते हैं इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब ये स्टाइल मानने वाली डेफिनेशन होगी। क्या बोला सर आपने? इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सर ये का मतलब क्या है? अबे ये का मतलब कुछ रहा है, देख एक होवे है सिस्टम, एक होवे है सराउंडिंग। सिस्टम क्या सर? जिसको ताड़ रहे हो ना वो ही सिस्टम है। सराउंडिंग क्या सर? उसको छोड़ के बाकी सारी दुनिया तो सराउंडिंग है। सिंपल डेफिनेशन,
ठीक है ना सर। सिस्टम क्या, अब जिसको ताड़ रहे हो, ताड़ रहे हो का मतलब क्या है, जिसको भी तू ताड़ रहा है बेसिकली वो सिस्टम है। क्लियर है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें इज सराउंडिंग है। क्लियर है, ताड़ रहे हो का मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो। थोड़ी सी देसी लैंग्वेज आएगी तेरे सामने एक एक करके, देख रटने मत बैठ जाना, मैं पहले बता रहा हूं। देख तूने अगर ये सोचा ना कि सिस्टम की डेफिनेशन लिखाओ हम उसको रट्टा मारेंगे, देन यू आर एट रॉन्ग प्लेस, क्योंकि तेरे मास्टर को खुद ना रटा हुआ सिस्टम की डेफिनेशन से। अंग्रेजी में अंग्रेजी इतने नाम है भैया हमको, लेकिन ये पता है कि भाई साहब सिस्टम मतलब जिसको ताड़ रहे हो। अब अंग्रेजी में ये लिख के मत आ जाना अपने स्कूल में जिसको ताड़ रहे हो, ठीक है। बेसिकली तो सीधा बोलेगा सर जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं ये रूम अगर सिस्टम है, मैं इस रूम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बेसिकली ये सिस्टम हो जाएगा, तो बाहर की सारी दुनिया सराउंडिंग हो जाएगी। मैं अगर ऐसा बोलूं भाई साहब ये आईफोन अगर सिस्टम है, तो आईफोन के अंदर जितनी भी बैटरी लगी है, जितने भी चिप्स लगी है, जितने भी छोटे छोटे डायोड्स लगे होंगे, जितने भी यहां पर एलसीडी एलईडी जो भी लगा हुआ है, वो सब हो जाएगा सिस्टम। और इसके बाहर की सारी दुनिया, सपोज मेरा हाथ है तो ये हो जाएगा सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से मैंने सिस्टम पे एक फोर्स लगाया, तो तू बोलेगा हां सर आपने कहीं ना कहीं इंटरेक्शन किया बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। क्लियर है, हर चीज को तू तो इटालियन की तरफ जोड़ देता। क्यों सुना दी मैंने तेरे को वो कहानी है, ठीक, क्यों सुना दी मैंने कहानी, कोई बात नहीं, बस तू मजे ले, ठीक है, कोई बात नहीं, तू मजे ले, ठीक है सर, ओके। तो सिस्टम में सराउंडिंग में ज्यादा लोड मत ले। सिस्टम कौन, हाँ सिस्टम में एक बात और होती है सर, यहां पर जो है एक्सटर्नल और इंटरनल वाले टर्म्स भी आएंगे, ठीक, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस केवल इतना समझ ले, एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीजें, इंटरनल मतलब अंदर की चीज। जैसे मैंने मोबाइल के बारे में बात करी, तो मोबाइल के अंदर की चीजें मैं बोल दूंगा सर ये इंटरनल हो गई है, और मोबाइल के बाहर वाली चीजें मैं बोल दूंगा भाई साहब क्या हो गई, भाई साहब एक्सटर्नल हो गई है, ठीक है सर। तो लौट के वापस आते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी फोर्स की, फोर्स क्या, आइदर पुश या फिर पुल। मैंने कहा ठीक है, तो सर अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये तो कहना चाह रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो, चलो सर हमने मान लिया सर पुश या पुल, सर इसका क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मैंने कहा देख भाई तू फोर्स लगाएगा तो इफेक्ट तो बहुत ही खतरनाक देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग केसेस में अलग अलग देखने के लिए मिल सकते हैं। बोले कैसे, मैंने कहा ध्यान से देख, अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं कि सपोज केस नंबर 1 ये मास m था और ये रेस्ट पर था, ठीक है सर, वो आईफोन, मैंने अगर इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया F, ठीक है सर, फोर्स लगाया F, अब क्या होगा सर, अब ये होगा, अब ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है, एग्री कर रहा है, हाँ सर, सर रियल लाइफ की बात है, हम बिल्कुल एग्री करें, अगर आप ठीक ठाक फोर्स लगाओगे आगे तो मूव करेगा सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा तो इसका मतलब तो ये बात तू समझ रहा होगा कि पहले बंदा रेस्ट पे था, हाँ सर, अब ये बंदा मूव कर गया, हाँ सर, तो क्या इस फोर्स ने स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया। सर स्टेट ऑफ मोशन चेंज का मतलब, मैंने कहा पहले रुका हुआ था, हाँ सर, अब चल पड़ा, हाँ सर, तो पहले रुका हुआ था, पहले रुकी हुई स्टेट में था, अब चलती हुई स्टेट में आ गया, तो इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया ना, रुके हुए को चला दिया। बोले यस सर, तो इसका मतलब जो फोर्स है सर, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। मैंने कहा डेफिनेटली यही कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल उसी प्रकार मैं तुझसे ऐसा बोलूं भाई साहब, एक ब्लॉक है और सपोज वो आगे जा रहा है भैया 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है सर, 10 मीटर पर फिसलता हुआ आ रहा है, और तूने यहां पर इस पे फोर्स लगा के उस तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दिया। मेरी तरफ ब्लॉक आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मैंने उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। हाँ सर ब्लॉक इधर आ रहा है, आप फोर्स उधर लगा रहे हो, ये तो रियल लाइफ में हमने देखा ही है। तो जैसे ब्लॉक इधर आएगा हम इनको जो है फोर्स उधर लगाएंगे, धीरे 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 हम उसको रोक देंगे, फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा। तो मैंने कहा पहले तो ये मोशन में था, हाँ सर पहले मोशन में था, फाइनली रेस्ट पर आ गया, हाँ सर फाइनली रेस्ट पर आ गया, तो इसका मतलब तूने इसका स्टेट चेंज कर दिया, यही तो बात है। इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन जो है बेसिकली फोर्स लगाओगे तो यस सर वो चेंज हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर केवल आइडियल केस लेगा कि और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, केवल ये वाला फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि हमेशा ही होगा, फोर्स लगाओगे तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज जो है वो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ रही है सर। इसका मतलब और भी सर, ये चीज तो वही है जो थोड़ी देर पहले पड़ी थी। मैंने कहा वही तो है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही तो था फर्स्ट लॉ।
यही तो डिस्कस कर रहा था मैं कि कोई मास अगर रेस्ट पर है तो भैया रेस्ट पर ही रहेगा। कब तक? जब तक तू बाहर से कोई फोर्स ना लगा दे। तूने फोर्स लगा दिया भाई साहब, उसका स्टेट चेंज हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार कोई बॉडी अगर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहना चाहेगी। कब तक? जब तक तू बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। अगर तूने फोर्स लगा दिया, सपोज तूने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो भाई साहब ये स्लो डाउन होता चला जाएगा। और तूने सेम डायरेक्शन फोर्स लगा दिया होता तो ये स्पीड अप हो जाता। एग्जांपल के तौर पे मैं तुझसे कह दूं भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सपोज सॉरी एक 10 किलोग्राम का मास है, आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और आगे मूव कर रहा है, तूने ऐसे रैप्टा मार दिया आगे की तरफ, ऐसे ऐसे थप्पड़ मार दिया इसको आगे तरफ पटाख से एकदम, तो ये आगे की तरफ स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप हो जाएगा मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी मतलब इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मतलब इसका जो मोशन है वो बेसिकली कहीं ना कहीं चेंज होना स्टार्ट हो गया। मोशन चेंज करने कैसे स्टार्ट हो गया? सब पहले इसकी वेलोसिटी कम थी, अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गई, इसका मोशन भी चेंज होना शुरू हो गया। इसका मोशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, मोमेंटम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सारे केस बदल गए एक थप्पड़ मारने के बाद, एक फोर्स लगाने के बाद। धीरे धीरे आई थिंक भेजे में जा रहा होगा। बोलो हाँ या ना? रैप्टा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, ओके। तो एक केस तो हो गया ये फोर्स का जो इफेक्ट देखने के लिए मिला मोशन में। एक इफेक्ट और होता है, कौन सा? मैंने कहा देख मेरे हाथ में रबड़ है, रबड़ खाना पैक करने वाली रबड़, ठीक है, मैं उसको दांत में दबा दूं, देखिए भाई अब मैंने ऐसा खींचा, सब बोलो तो भाई, बोलूंगा तो भाई छूट जाएगी ना रबड़ खींच के, ठीक, या ऐसे खींच दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ दिया तो कौन तमाम हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली मैंने फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, जो मैंने फोर्स लगाया क्या उसकी वजह से रबड़ के तरफ भागती भी दिखाई दे रही है क्या? अभी यहां पर कहीं और भाग गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। मैंने रबड़ को ऐसे पकड़ खींचा, ऐसे खींच दिया, क्या रबड़ भागती भी दिखाई दे रही है? नहीं सर, वहीं की वहीं है। यस सर। एक बॉल आती है येलो कलर की, ठीक है, जिसको ऐसे 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 दबाते रहते हैं, उस बॉल को, बिल्कुल स्पंज टाइप की बॉल होती है, मैंने फोर्स लगाया चारों तरफ से और मैंने उसको ऐसे कर दिया। सर आपने चारों तरफ से फोर्स लगाया? मैंने कहा हाँ लगाया। सर ये बॉल किधर जा रही है? सर ये बॉल तो वहीं की वहीं है, लेकिन आपने फोर्स तो लगाया। मैंने कहा बिल्कुल लगाया। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया हो और बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन तो वही रहा हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं तो बोल ही रहा था भी हो सकता है ऐसा। तो सर ये यहां पर कर क्या रहा है फोर्स? मैंने कहा यहां पर जो फोर्स है उसका शेप एंड साइज चेंज करना है। तूने पकड़कर किसी को खींच दिया तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया, ठीक, साइज चेंज कर दिया तूने, उसको खींच के बड़ा कर दिया। किसी बॉल को चारों तरफ से दबाया, उसको एकदम छोटा सा कर दिया तूने, मतलब उसका शेप और साइज चेंज कर दिया। ये वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, यहां पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली चीजें कि भैया किसको कितना खींच के कितना बड़ा करना है, इस प्रकार के। स्प्रिंग वाला केस हो गया, स्प्रिंग पकड़ के खींच दिया सपोज, ठीक, जो भी है ये, जो भी मैंने अभी इधर फोर्स लगा के बॉडी का शेप और साइज जो चेंज किया है, ये वाला चैप्टर, ये वाला आर्टिकल हम लोग पढ़ते इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी एक चैप्टर आएगा बाद में जाके, आज से 3-4 महीने के बाद, ठीक, वहां पर ये चीज पढ़ेंगे। यहां तो हम बेसिकली वही पढ़ने वाले हैं कि पुश या फिर पुल। बोलो क्लियर है क्या भाई साहब? पुश या फिर पुल, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा भाई साहब? चेंज होगा। आई थिंक होले होले तेरे भेजे में बात जाना शुरू, फील आना स्टार्ट हो गई होगी धीरे धीरे कि बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। सर आप ये सब क्यों बता रहे हो? ये सब तो भाई जरूरी है। मैंने देखा 10 से 15 बच्चे तो ये सोचते रह जाते हैं, सर अगर आप इसमें फोर्स लगाओगे तो ये दबेगा या खींचेगा? भाई सुन तो मेरी बात, पहले ये देख पढ़ क्या रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम। यहां पर जो मास वगैरह मान के चलेंगे, ये एक तरीके से रिजिड मास है या पॉइंट मास है, तो ये मान के चल। ये स्पंज वाला केस नहीं है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी वाला केस नहीं है, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है सर, ओके सर, ओके। तो ये बेसिकली हो गया फर्स्ट लॉ। मैं एक करके फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। सर व्हाट इज फर्स्ट लॉ? सर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहेगी। और चाहत की इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते थे, लेकिन अगर इसके बाद में एक सेंटेंस और लगा दूं, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो इस चीज को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है सर, ये बात तो समझ गए सर, ओके। फिर आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, आई थिंक आप सबको सेकेंड लॉ पता होगा। जल्दी से टाइप करके बताओ व्हाट इज सेकेंड लॉ, जल्दी से, मिनट से पहले, मिनट से पहले, मिनट से पहले, मिनट से पहले बोलो। अब राजवंत सर का तो नाम सुना है, राजवंती सर कहां से सुन लिया भाई तूने? मैं बता रहा हूं, वो आगे तो यहीं पे कैमरे के अंदर घुस के वहीं 2 लपड़ मारेंगे तेरे को, हाँ नालायक, ठीक है। चल बता क्या सेकंड लॉ क्या होता है? शाबाश।
कुछ बच्चों ने बोला कद्दू, कद्दू वालों को तो मैं समझ गया, वो तो खुद कहना आए हो, हमसे मत पूछो। आज तो आज आपने बोला था कि बैठ के तमाशा देखो, तो हम तमाशा देखेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेगा, हमारा मर्जी, ठीक है। वो लूज टॉक वाला सुना है ना, वो एक चीज, हमारा मर्जी, हम कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे रहे। सर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है सर, वो है F इक्वल टू एम ए। व्हाट इज F, ये भी बताओ, F क्या है। कॉमन डाउट पे बेटा बाद में जाऊंगा, अभी तो बस फ्लो चल रहा है ना, चलने दे। अभी तक प्लॉटिंग चल रही है, पिक्चर की स्टोरी तैयार हो रही है, देख अगले 50 लेक्चर 60 लेक्चर की स्टोरी तैयार हो रही है, चलने दे बस। व्हाट इज F, फोर्स। वो कह रहा है मोमेंटम, नालायक, फोर्स मोमेंटम थोड़ी ना होता है। हाँ, व्हाट इज F, फोर्स। कौन सा फोर्स, इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। मैं बस तेरी नॉलेज चेक करना चाह रहा हूं, इंटरनल या एक्सटर्नल या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तीनों का जवाब दे, बोलो जल्दी से। इंटरनल, एक्सटर्नल या हमको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो, बोलो। दोनों, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर ये है एक्सटर्नल, कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटरनल, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों। अच्छा, इसका मतलब मैं समझ गया, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है मुझे, बहुत बेसिक से उठाने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों, बोथ। तो सबसे पहले तो मुझे बता, मैं तुझे बता दूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ में F इक्वल टू एम ए जो बच्चे बोल रहे हैं ये गलत है। इंटरनल एक्सटर्नल की तो बात बहुत बाद में भाई, वो तो बहुत बात की बात है। जो लोग ये कह रहे हैं सर न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F इक्वल टू एम ए, ये सरासर गलत है। बात समझ मारिए, ठीक, ये सरासर गलत है। F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ नहीं होता। सर हमने तो पढ़ा था, इसका मतलब पहले गलत पढ़ा था क्या, नहीं, पहले तूने सही पढ़ा था, अब तक पहुंचते पहुंचते तू भूल चुका है। जो एग्जैक्ट न्यूटन सेकेंड लॉ था वो तू भूल चुका है। तो सर क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, मैंने कहा न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, ध्यान से देखना भाई साहब, स्टेटमेंट लिखना कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिखना मत, मतलब सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई डी। याद कर, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखा करते थे सर, डी वाई बाई डी एक्स के आपने बहुत सारे नाम बताए थे। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई की जगह मोमेंटम लिख ले और एक्स की जगह टाइम लिख ले, तो क्या लिखेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स के, ये होता है तेरा सेकेंड लॉ। समझा मेरी बात को, सेकेंड लॉ तेरा ये होता है नेट, ये एफ नेट एक्सटर्नल बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई डीटी। और मैं तुझसे बोलूं भाई साहब ये पी क्या है, तो बोलेगा सर पी है मोमेंटम, मोमेंटम तो लिख सकता है मास इंटू वेलोसिटी बाई डीटी। ध्यान से देखना भाई साहब, मजा आएगा इसके बाद तेरे को। बोले ठीक है सर, ओके सर। इसके बाद मैंने कहा इसके बाद तू खुद बता, ये क्या यू इंटू वी मेथड दिख गया तुझे, यू इंटू वी मेथड डिफरेंशिएशन का। हाँ सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई बोलता था ना y बराबर यू इंटू वी, तो आप लिखते थे सर डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। यस सर याद आ गया, ये चीज है बिल्कुल इन्हें सिमिलर मैटर। मैं तुझसे बोलूं भाई यू इंटू वी मेथड आएगा तो मैं क्या लिखूंगा सर, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना सर, पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ये तेरा आ जाएगा क्या, एफ। कौन सा एफ सर, इट इज अ एफ नेट एक्सटर्नल प्रॉपर वेक्टर के साथ। ये है बेसिकली सेकेंड लॉ। अब अगर कोई ऐसा तुझसे बोले कि सर इफ मास इज कांस्टेंट, अगर कोई तुझसे बोले कि सर मास कांस्टेंट है, जिसके साथ आप लोग ताड़ाताड़ी कर रहे हो, जिसको देख रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर उसका मास नहीं बदल रहा है, उसका मास कांस्टेंट है, तो मास अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के हिसाब से या किसी के भी हिसाब से तू बोलेगा सर ये स्टेटमेंट हो जाएगा जीरो। तो तू बोलेगा इन दैट केस मैं लिखूंगा एफ नेट एक्सटर्नल बराबर निकल के आ जाएगा m इंटू, ये तेरा हो गया है एक्सेलरेशन और ये तेरा स्टेटमेंट क्या हो गया है, जीरो। थोड़ा सा पॉज लो,
इसका मतलब सर, इसका मतलब जो हम लोग पढ़ते थे न्यूटन सेकेंडो F इक्वल टू एम ए नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता। अच्छा, शायद आपने वेक्टर नहीं लगा इसलिए नहीं होता। मैंने कहा वेक्टर भी लगा ले, अभी भी नहीं होता। तो सर सेकेंड लॉ होता क्या है? मैंने कहा ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। ये अगर तेरा मास कांस्टेंट है, अगर तेरा मास कांस्टेंट है तब F इक्वल टू एम ए, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली बन के आ जाता है, मैथमेटिकली बन के आ जाता है। समझना मेरी बात को। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए हम सब जगह पर नहीं लगा सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगा सकता। समझ मारी बात? F इक्वल टू एम ए हम सब जगह पे, हर जगह नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। सर कहां नहीं लगा सकते? अगर मास, चेक करके देख भैया, मास कांस्टेंट था, अगर तेरा मास बदल रहा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा और ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब F इक्वल टू एम ए तभी लगा सकता है जब तेरा मास कांस्टेंट हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, F इक्वल टू एम ए तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो। समझ मारी बात? तो सर मास वेरिएबल कब होगा सर? मैंने कहा देखना कितने सारे एग्जाम्पल है। मैंने कहा देख ले, ये नहीं ट्रॉली, तू ट्रैक्टर चला रहा है आगे और ऊपर से बारिश गिर रही है, दन दना दन दन दना दन दन दना दन दन दना दन दन। अब बता, अगर बारिश लगातार गिरेगी ट्रॉली के ऊपर, ठीक है, तो पानी के ट्रॉली में इकट्ठा होता जाएगा। हाँ सर, तो मैंने कहा इकट्ठा होता चला जाएगा तो जो मास है, टोटल मास ट्रॉली का, ठीक, पानी तो उसके अंदर ही आ गया ना, क्या वो बढ़ता चला जाएगा? हाँ सर बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने कहा इस केस में F इक्वल टू एम ए कभी मत लगाना। ये अच्छे बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो F इक्वल टू एम ए यहां पे लगाएगा सवाल गलत, सवाल गलत। और यहीं से फर्क पड़ता है एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा और एक फॉर्मूला रटने वाला बच्चा, उनके बीच का डिफरेंस यही पता चल जाता है कि F इक्वल टू एम ए जो होता है, जो पढ़ता लिखता नहीं है ठीक से, वो हर जगह ठोक देता है, वो कहे लगा दे F इक्वल टू एम ए, जो देखा जाएगा। और जो समझदार बच्चा होता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो बात करता है सर फिजिक्स में थोड़ी सी तो डेफिनेशन है। ऐसा तो है नहीं कि आईओसी की तरह भाई साहब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट हो गए तो कम से कम 20-22 लेक्चर खाएगा, ऐसा तो है नहीं। हर एक चीज को भाई साहब एक तरीके से खूब इतनी चीजें पढ़, अब तो जितनी चीजें फिजिक्स में पढ़ी है, छोटी सी 2-4 डेफिनेशन तेरे को मिलेगी, उन्हीं डेफिनेशन के बाद तेरे को दिमाग लगाना है, खत्म कहानी। तो बस इस बात पे ध्यान रखना भाई साहब कौन सी चीज कब है, खत्म। तो F इक्वल टू एम ए केवल तब होगा जब मास तेरा कांस्टेंट है। अगर मास तेरा बदल रहा है, इसका मतलब F इक्वल टू एम ए नॉट वैलिड। इसका दूसरा एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्शन। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है भाई साहब? रॉकेट प्रोपल्शन। सर रॉकेट प्रोपल्शन मतलब, मैंने कहा तूने देखा होगा रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ सर रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा इस केस में तू खुद बता, क्या मैं ऐसा कह दूं कि रॉकेट के अंदर का जो ईंधन था, ठीक है, जो केरोसिन ऑयल था, ये जिस ऑयल से वो चल रहा हो, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो भी हो, हमें उससे लेने देने नहीं है, वो लगातार बर्न हो रहा होगा। हाँ सर बर्न हो रहा है और धुआं बन के बाहर निकल रहा है। हाँ सर, रॉकेट ऊपर जाता है धुआं बाहर छोड़ता है, जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा क्या मैं ये नहीं बोल दूं, वो जो रॉकेट होगा ना, उसमें बेसिकली उसका जो मास है लगातार चेंज हो रहा होगा। सोच के जवाब दे जल्दी से। अबे आईओसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं भाई, मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितना ही रोस्ट कर लूं, कोई कितना ही रोस्ट कर ले, सिलेक्शन तो केमिस्ट्री करागी। इज्जत के साथ बात करो भैया, आईओसी के साथ बोलो। आईओसी ओसी बहुत ही बढ़िया है, वही है जो बेसिकली सिलेक्शन के साथ रैंक निकलवा के देती है। बोलो ठीक, लौट के वापस आ, फिर से वापस आ। मैं तो सब लोग भाई साहब जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या उसका मास लगातार चेंज होगा या नहीं? बोलो जल्दी से। तो मास चेंज होगा। मैंने कहा इसका मतलब मास अगर लगातार चेंज हो रहा है तो क्या तू वहां F इक्वल टू एम ए लगा सकता है? नहीं लगा सकता। F इक्वल टू एम ए तो तू तभी लगा सकता है जब मास तेरा कांस्टेंट हो। इसका मतलब रॉकेट वाले केस में कभी F इक्वल टू एम ए नहीं लगाते। बात समझ में आ रही है? शायद एक चीज तूने नहीं सीखी होगी आज के लेक्चर में, वो ये सीखी थी सर F इक्वल टू एम ए बेसिकली था क्या? F इक्वल टू एम ए नहीं था, कायदे में था F बराबर dp बाई dt, और अगर मास कांस्टेंट है तो निकल कर आ गया F इक्वल टू एम ए। और ये F है क्या सर? ये है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। कभी कभी देख ऐसी बात होती है, ध्यान से सुनना, मैं तुझसे बोलूं भाई साहब एक मास है मास का, मैंने कहा ठीक है सर, आप हमने ऐसा पढ़ा, देख ऐसा पढ़ते बच्चे, ऐसे पढ़ते सब, फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा। मैंने कहा अच्छा ये कहना चाह रहे हो क्या? ठीक है। मैंने कहा एक फोर्स या दो फोर्स? सब कोई लगा लो, दो लगा लो, फिर भी एक्सेलरेशन आएगा। मैंने कहा ये ले 10 न्यूटन का आगे फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का पीछे फोर्स लगा दिया, बता एक्सेलरेशन आएगा नहीं आएगा? तो कहेगा नहीं हाँ सर यहां तो ना आ रहा। मैंने कहा फोर्स तो लगाया, अबे एक क्या दो फोर्स लगाए देख, एक इधर से एक इधर से, फिर तू कहेगा कैंसिल आउट हो गए। मैंने कहा तो अपनी बात को करेक्ट करना, फिर अपने सेंटेंस को सही कर। तो ये मत बोल कि फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो ये बोल कि अगर नेट फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ये बोल ना भाई तू।
क्यों मैं बात बात में इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि ये नेट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये नेट है, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। यहां भी लिखा था ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स तो यहां भी लगा रहा है, परंतु 10 आगे 10 पीछे, तो एफ नेट कितना हो गया? 0। दैट मींस मास इनटू एक्सेलरेशन इज 0, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0। और काइनेमेटिक्स के हिसाब से अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी अब है, पहले रेस्ट में तो अभी भी रेस्ट में होगा। अब ज्यादा तो ना हो गया है? ज्यादा तो ना हो गया? जल्दी से बोल, ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है सर। तो अब तू बोल सकता है, अगर कोई बोले ना सेकंड लॉ क्या होता है, तो तू यही बोल F इक्वल टू एम ए। ठीक है सर, F इक्वल टू एम ए विल बी द सेकंड लॉ। ठीक, नहीं 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 सॉरी, तू सीधा बोल F इक्वल टू डीपी बाई डी टी। ठीक, और उसके बाद बोल सर इफ मास इज कांस्टेंट देन दिस स्टेटमेंट बिकम F इक्वल टू एम ए। ऐसे बोल, नाउ इट इज ओके। अब सारी चीजें क्या हो गई भाई साहब, हमारी सेम हो गई। बोल मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आई? जल्दी शायरी। अबे शायरी भी हो जाएगी, टेंशन काहे को ले रहा है? पहले तो चैप्टर की फील ले, पहले तो मजा ले, उसके बाद तो शायरी। शायरी तो तुझे पता ही है, बीच में आ ही जाती है। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके सर। और एक चीज और देखना चाहेगा? देख 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 ध्यान से देख। क्या सर, मान के चलो वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स वाइज करते हैं। सब वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। सब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता था सर? इसका मतलब होता था स्पीड भी कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। और सर डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सर काइनेमेटिक्स में आपने बोला था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मैंने कहा करेक्ट, बिल्कुल ये बात बोला था। सर इसका मतलब आपने ये बात तो बोली थी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई तो भी एक्सेलरेशन है। मैंने कहा करेक्ट। एक एक सेंटेंस ध्यान से सुनना। सर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, ये मैं काइनेमेटिक्स की चीजें रिवाइज करा रहा हूं। सब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन बदली, इसका मतलब वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। मैंने कहा करेक्ट। मैंने कहा इसी बात को मैं न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से कैसे स्टेट करूंगा? मैं बोलूंगा देख भाई साहब तू ये बता क्या वेलोसिटी बदली? हाँ सर वेलोसिटी बदली। मैंने कहा अच्छा, वेलोसिटी बदली तो क्या मोमेंटम बदला? हाँ सर मोमेंटम बदला। और अगर मोमेंटम बदला तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है? हाँ सर एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा? हाँ सर होगा। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, अगर वेलोसिटी बदली, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं चेंज, इतनी अंग्रेजी आती है मुझे, वेलोसिटी चेंज। ठीक है सर वेलोसिटी चेंज, इसका मतलब एक्सेलरेशन है 0 नहीं, एक्सेलरेशन है। हाँ सर है, बिल्कुल सही बात है। ये आपने डेफिनेशन में बताया था काइनेमेटिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा अब देख कहानी बदल दी थोड़ी, पानी उसी कहानी को दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। सब वेलोसिटी चेंज करी, इसका मतलब क्या? मैं ऐसा ना बोल दूं मोमेंटम चेंज किया। थोड़ी देर के लिए मास मान ले, मास कांस्टेंट 10 किलोग्राम का मास है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो 10 का 10 ही है। ठीक है सर, तो मैं ऐसा बोल दूं भाई साहब सर वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ। हाँ सर मोमेंटम चेंज हुआ। मैंने कहा मोमेंटम चेंज हुआ तो इसका मतलब फोर्स नेट एक्सटर्नल है, ये भी है। क्यों सर? F बराबर होता है डीपी बाई डी टी। अच्छा हाँ सर आपने बोला था दिस इज अ सेकंड लॉ, तो अगर ये नहीं बदल रहा, ये बदल रहा है तो इसका मतलब 0 हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और अगर F नेट एक्सटर्नल है तो एक्सेलरेशन है F इक्वल टू एम ए। सब एक लूप में बंधे हुए हैं। अगर वो लूप तू फील कर पा रहा है तो मैं चाहता हूं कि तू खेल इन चीजों के साथ, रट्टाफिकेशन पे मत जाना। ये क्या होता है इसको रट लो, फर्स्ट लॉ क्या होता है इसको रट लो, सेकंड क्या होता है इसको रट लो, ये सब नहीं। फील ले, प्रॉपर फील ले, खेल सवालों के साथ, इसके साथ इसको मिला दे, उसके साथ खेल। कहीं गलती करेगा मैं हूं यहां पर, कुछ बहुत बड़ी ब्लंडर गलती करेगा मुझे दिख जाएगा यहीं पे कहीं ना कहीं, टेंशन ना ले। इनफैक्ट मेरे को पता है पहले से कि तू कहां गलती करेगा, उसकी टेंशन ना ले, मालूम है मेरे को कहां गलती करेगा तू। ठीक, तो सर ये तो बता दो सर इससे इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि सर अगर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कह दिया जाए मोमेंटम कांस्टेंट है, मास तो मैंने कांस्टेंट मान ही लिया। मैंने कहा हाँ सब वेलोसिटी भी आप कांस्टेंट मान लो थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ठीक है, सब मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट। मैंने कहा करेक्ट। सर अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा सर? 0। दैट मीन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। और फोर्स 0 हो गया तो हमारे सेकंड लॉ के मॉडिफाइड वर्जन आप बोल दोगे सर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट। वही लूप चल रहा है, वही लूप चल रहा है। हाँ सर ये बात है सर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो इन सबसे क्या सीखने को मिला? इन सबसे सीख, तू कहेगा सर ये क्या बात नहीं, घुमा फिरा के वहीं लाके पटक दिया आप। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इन सबसे क्या चीज मिल रही है सीखने को? वो ये मिल रही है, यहां से क्या चीज सीखने को मिल रही है कि सर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है
ध्यान से देखना, यहां पे हल्के मत लेना। सर अगर ये एफ क्या था, एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यस सर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। अबे यही तो प्रॉपर्टी थी। इसी प्रॉपर्टी को तो इनर्शिया बोलते थे कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो भैया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहिए। ज्यादा तो ना हो गया, टाइप कर दिए भाई। बेसिकली मैं चीजें फिजिक्स दिखाने का तरीका डेवलप कर रहा हूं तेरे दिमाग में अंदर। समझ में आ रही है, क्लियर है। वो कह रहा था मास जीरो हो जाए तो, अरे भाई पहले मास रख ले मेरे भाई, पहले मास रख ले, ठीक है, पहले मास रख ले। मान ले मास है, ठीक है, मान ले कि मास है, बोलो क्लियर है। सर रिपीट, ऐसा रिपीट ना होगा मेरी क्लास में, बहुत ध्यान से बैठना पड़ेगा। इधर से सुनो भाई, दिमाग में रखना मत कुछ, ये नहीं कि दिमाग में रख रहा है। सुनो फील करो छोड़ दो, सुनो फील करो छोड़ दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। बोलो फील ओपी, यस सर। तो कुल मिला के ये सबको मैं समराइज कर देता हूं, अभी बहुत देर हो गई इस पर चर्चा करते करते। मैं तो तुम ये सुबह शाम तक बोलते रहे, मैं सुबह शाम तक अलग अलग एग्जाम्पल से समझाता रहूंगा। क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या, कि सर देखो, एक था इनर्शिया। सर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। कब तक, सर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है सर, ओके। दूसरा कि सर न्यूटन सेकंड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है सर, ये बात भी समझ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब इसको मॉडिफाइड किया तो F इक्वल टू एम ए निकल के आ गया। ठीक है, मैं दोनों बातें यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले क्या था भाई साहब, डेफिनेशन उसकी फर्स्ट लो, सेकंड लो हम लोगों ने क्या पढ़ा, F बराबर डीपी बाई डी। ठीक है सर, F बराबर डीपी बाई डी हो गया। और इसी को जब मॉडिफाइड वर्जन किया, हम लोगों ने बोला मास अगर कांस्टेंट है F, तो ये निकल के आ गया मेरे भाई F इक्वल टू एम ए। और यहां से हमें देखने के लिए मिला कि सर अगर फोर्स लगाओगे, समझ में आ रही बात, इस केस में मैं बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन मिलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलने का मतलब मोशन का चेंज होना। तो बेसिकली वही चीज तो चल रही है कि फोर्स लगाओगे तो रुकी हुई बॉडी रेस्ट पर आ सकती है, चलने वाली बॉडी और तेज हो सकती है, या फिर उसी प्रकार कोई चलने वाली बॉडी और धीरे हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, क्योंकि बॉडी अपने आप तो यह काम नहीं करेगी, उसके बाहर से तो चुल्लबाजी करेगा, तभी वो खुद का मोशन को चेंज करेगी, खुद से चेंज नहीं करती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल धीरे बीच बीच में डाउट आया होगा, सर ये बताओ अगर इसको हम लोगों ने आगे 10 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंक, सपोज एक पार्टिकल को आगे हम लोगों ने ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक को आगे फेंक के मारा, मैंने कहा ठीक है, तो सर वो रियल लाइफ में सर रियल लाइफ में तो फाइनली वो जीरो पर आ जाता है, रेस्ट पर आ जाता है। सर तो गाड़ी के साथ भी होता है, कार के साथ भी होता है, सर रेस्ट पर आ जाता है। सर ये क्यों रेस्ट पर आ रहा है, इसका मतलब आपका लो तो फेल हो गया। क्यों, बोले सर अभी होता 10 मीटर पर सेकंड से आपने 10 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक को फेंक के मारा, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करते रहना चाहिए ना, ये काहे रेस्ट पर आ गया सर। आप तो कह रहे हो कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारोगे तो 10 मीटर पर सेकंड मूव करता रहेगा, आप तो ये बोल रहे हो। मैंने कहा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा, मैं ये बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहना चाहता है। चाहना अलग बात है, होना अलग बात है। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर ये बंदा रेस्ट पर आया है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे होंगे, तभी ये रेस्ट पर आया है। कोई बोलेगा सर कौन से एक्सटर्नल फोर्स लगे होंगे, मैंने कहा पीछे की तरफ लगा होगा फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस, ये भिन्न भिन्न प्रकार के फोर्स लगे होंगे। एयर रेसिस्टेंस भी लगा होगा, फ्रिक्शन भी लगा होगा, हो सकता है हवा ने भी कोई फोर्स लगा दिया हो, तभी ये फाइनली बॉडी किस पर आई है, रेस्ट पर आई है। और अगर ये फोर्स ना लगते ना तो जिंदगी भर ये मूव करता रहता, जिंदगी भर ही मूव करता रहता। क्लियर है भाई, ओके। अबे नालायक को बोल, मैं मैं 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूं। यार मास्टर तो बड़ा जबर, फिर तो मैं तो आज तो मैं खुद को ओपी बोलूंगा भाई, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप 1 घंटे से बोल रहा हूं भाई साहब। ठीक है, नॉन स्टॉप 1 घंटे से बोल रहा हूं मैं। चलो अब छापने का कार्य प्रारंभ करते हैं फिर। ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते भैया। सबसे पहले हेडिंग डालो, कहां गया, इनर्शिया। मैं तीनों चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझ। ठीक है, इनर्शिया तो समझ गए, कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहिए, अब मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब इसी के हमने 3 टुकड़े कर दिए इनर्शिया के।
सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ध्यान से समझना, नाम से उठाना, डेफिनेशन तो मैं भी लिखा दूंगा, सब पीछे लिख दी है मैंने। सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, ध्यान से समझना, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, ठीक, अपने आप मोशन में नहीं जाएगी। इसको बोल देते हैं भाई साहब हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा एग्जाम्पल होता है कि मान के चल थोड़ी देर के लिए तू किसी बाइक पर है, ठीक ठीक है, बाइक पर है, पीछे भाई साहब बैठी है, ठीक, तेरी महिला मित्र जो भी है, ठीक है सर, तूने एक काम किया, तूने बाइक को तुरंत एकदम से रेस दे दी। तो शायद तूने नोटिस किया होगा कि जो बंदा पीछे बैठा होता है या जो बंदी पीछे बैठी होती है वो पीछे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ, रॉन्ग साइड। तूने देखा होगा पीछे की तरफ ऐसे गिरने लगती है, उसको पीछे से पकड़ना पड़ता है, पीछे मैं गिरूं ना पीछे की तरफ। तो सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर क्या वो पीछे की तरफ जा रही है क्या? तेरे को लग रहा है तेरे रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रही है, जमीन के रेस्पेक्ट में तो तू ऐसा बोलेगा कि भाई तेरी बाइक रुकी थी, वो बाइक के ऊपर बैठी थी, वो बाइक के ऊपर रेस्ट पे थी, बाइक भी रेस्ट पे थी, तो जब उसकी पूरी बॉडी रेस्ट पर है तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहे, वो चाहेगी कि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहे। मगर तूने मक्कारी कर दी, जिस जमीन पर जिस सीट पर वो बैठी है तूने उसको आगे भगा दिया, तो वो तो रेस्ट पे रहना चाह रही है, लेकिन जिसके ऊपर वो बैठी हुई है वो आगे की तरफ भाग गई, इसलिए उसे पीछे की तरफ झटका लगा। क्लियर है? इसी को बोलते थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। ये होगी तेरी जिंदगी। फिर तू आ जा मेरी जिंदगी में, मेंटोस जिंदगी। क्या? मान के चल मैं बाइक पे बैठा हूं, मैं बाइक चला रहा हूं बढ़िया तरीके से, वो बैठी है, दूसरी वाली बैठी है, वो नहीं बैठी है, तेरी वाली पे नजर नहीं डालूंगा मैं, ठीक ठीक है, वो पीछे बैठी हुई है, सामने आया ब्रेकर, और जैसे ब्रेकर आता है हम लोग क्या स्टाइल मारते हैं, गाड़ी को और स्पीड अप करते हैं, और स्पीड अप करते हैं, और स्पीड अप करते हैं, पता है वहां ब्रेकर आने वाला है, और स्पीड अप करते हैं, और साला ब्रेकर से थोड़ी दूर पीछे फटाक से एकदम से ब्रेक मार देते हैं, अगला वाला ब्रेक। तू करना मत, मेरे ऊपर छोड़ दे सारा काम। और जैसे ब्रेक मार तो बड़ा मजा आता है भाई साहब, ठीक है, फिर तो बहुत मजा आता है भाई साहब, तू समझ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो सर उसके बाद डांट भी सुनने को मिलती है, ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या, ये क्या तरीका होता है? मैं आगे गिर जाती तो, अरे मैडम हमारे कंधे ने आपको बचा लिया, सच बात ये, हम ना होते तो आगे गिर जाती। तो आपको हमें बेसिकली शुक्रिया कहना चाहिए कि हमारे कंधे कितने मजबूत हैं, हमेशा आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं, हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि भाई साहब वो जब बैठी हुई थी और गाड़ी की स्पीड सपोज 100 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो 100 की स्पीड से उनकी बॉडी मूव कर रही थी। अब गाड़ी को तुरंत एक तरीके से क्या कर दिया तूने, एक तरीके से तुरंत रोक दिया। जैसे ही गाड़ी को तूने एक तरीके से तुरंत रोका, स्टॉप किया, तो उसकी बॉडी तो यही चाहेगी ना कि मैं तो आगे ही जाऊंगी 100 मीटर 100 किलोमीटर पर आवर से, मैं चेंज नहीं करूंगी। अगर मेरी वेलोसिटी v है तो मैं तो v वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहना चाहूंगी, वो ऐसा चाहती है, ठीक। लेकिन तूने कुराफाती कर दी या मैंने कुराफाती कर दी, हमने बाइक को रोक दी, तो इसलिए बेसिकली उसकी पूरी बॉडी तो आगे मूव कर रही थी 100 किलोमीटर पर आवर से, इसलिए वो आगे की तरफ जा रही है और तेरे ऊपर, समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर भाई साहब? तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या क्या इनर्शिया ऑफ मोशन, कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। इन सारी चीजों में इनर्शिया की ही डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। इसका और बढ़िया एग्जांपल तूने देखा होगा कि बोलते हैं कि भाई साहब गाड़ी में, कार में सीट बेल्ट पहनना चाहिए, पढ़ा होगा ना, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। क्यों सीट बेल्ट क्यों बोलते हैं भाई? है क्या सीट बेल्ट तुझे कोई बहुत बड़ी चीज से बचा लेता है? भाई कार तू चला रहा है 100 की स्पीड पे, समझ मारी बात, समझ मेरी बात को, तूने कार 100 की स्पीड पे चलाई, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक, तुरंत कार किसी से भिड़ गई या रेस्ट पर आ गई या किसी ने ब्रेक मार दिया, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक मार दिया उसको एकदम, तो उसकी जो बॉडी है, ठीक, वो तो 100 की स्पीड से चल रही थी और वो 100 की स्पीड से चलती रहना चाहिए, ठीक है सर। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो वो पूरी की पूरी बॉडी जाएगी आगे की तरफ। आगे कौन है? शीशा, और शीशे पे कौन लगेगा? तेरा सर, और सर तुझे पता है सबसे सेंसिटिव और सबसे कमजोर पार्ट सर होता है। जैसे शीशे में तेरा सर लगेगा, फटाक से तरबूज की तरह तेरा सर फट जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए बोलते हैं भाई साहब सीट बेल्ट पहनो, ठीक। तो ये बेसिकली कहानी है। उसी प्रकार एक तीसरा आता है यहां पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब तूने पहाड़ी वाले एरिया में देखा होगा, जब भी कभी पहाड़ पे जाते हैं और सपोज बस पूरी की पूरी मुड़ गई, पूरी की पूरी मुड़ गई, तो हमें ऐसा लगता है कि हम खिड़की की तरफ जा रहे हैं। तो कायदे में हम खिड़की की तरफ नहीं जा रहे होते, हम तो सीधा जाना चाहते थे, वो बस घूम के आ गई एक तरीके से, इसलिए हम खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब तू अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहना चाह रहा है, मैं यहां पे बना देता हूं, मैं तुझसे बोलूं भाई साहब ये तेरी बस है और यहां पे तू बैठा हुआ है, ये तू बैठा हुआ है,
ये 4 लोग तुम बैठे हुए हो, बस जब तक सीधी जा रही है सीधी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बस एकदम से मुड़ गई, तो तूने नोटिस किया होगा, जैसे ही ये बस यहां एकदम से मुड़ गई, तुम सब बाहर की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो वेलोसिटी थी मेरे भाई, वो इस तरफ थी, तुम्हारी जाने की टेंडेंसी इधर थी, तो तुम्हारी बॉडी चाहती है कि हम तो इधर ही जाएंगे, परंतु बस ही मुड़ गई पूरी की पूरी उस तरफ, इसलिए आप खिड़की की तरफ जाते हुए नजर आते हो। कभी कभी सर भी लग जाता है अगर एकदम से ड्राइवर गाड़ी मोड़ देता है तो। क्लियर है? आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जो हम एक एक सारी डेफिनेशन का हम लोगों ने बढ़िया तरीके से यहां पर एक एक मजेदार तरीके से एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब छापने का कार्य प्रारंभ करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए छापो। ये रही तेरे सामने इनर्शिया की डेफिनेशन। इनर्शिया बिल्कुल ऐसे ही लिखना नोट्स में, इनर्शिया के 3 टुकड़े कर दिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एज इट इज मैंने लिख दिया। जल्दी छाप मिनट से पहले, जल्दी से। फील ओपी, अबे फील तो बाकी है, अभी होल्ड करे। हाँ हम्म जल्दी। चलो डाउट सेक्शन, हाँ भैया डाउट सेक्शन देख लेते हैं। चल भैया आ जाओ। कहां? अबे डाउट आता कहां है? क्वेश्चन मार्क में? रिसेंट डाउट नहीं, कॉमन डाउट। ओ भाई साहब 202 डाउट। अरे भाई साहब क्या बात है भाई, आज की क्लास में तो लग रहा है बहुत लौंडे पढ़ रहे हैं भाई। सर क्लास नोट से रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप बता दीजिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। बेटा फिजिक्स में तो कुछ नहीं है, फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। मैंने एक प्रकार के 6 सवाल कराए हैं, तो तू एक प्रकार का एक ही सवाल कर ले, हो गया रिवीजन। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जा यार, देख मैं फिर से बता दो काइनेमेटिक्स में रिवीजन के लिए क्या है, क्या रिवीजन है? कुछ नहीं, बस हर एक प्रकार का एक एक दो दो सवाल देख ले, दैट इज द रिवीजन। एक पार्टिकल को पत्थर को फेंक के मारा टावर से, ठीक, तो तू एक सवाल देख ले। अब मैंने एक सवाल मैंने कराया, एक तुझसे करवाया, एक तुझसे अगले दिन करवाया, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं तू सारे सवाल का समय नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा रिवीजन के लिए बस क्लास नोट्स को ही अपना बेसिकली आप मत समझ रहा, क्लास नोट्स को ही आप ब्लाइंडली फॉलो करो, इतना तू कर लेगा तो भाई साहब उसके बाद, सही बात बता रहा हूं, उसके बाद तेरे को कुछ जरूरत नहीं है। वो जो जितने बच्चे मेरे स्टूडेंट जितने 100 के अंदर 500 के अंदर जो रैंक लेके आए ना बेटा, मैं वही कंटेंट तुम्हें दे रहा हूं। मेरी बात पे शायद आपको भरोसा नहीं हो रहा हो, क्योंकि होता भी नहीं है, उनको भी नहीं होता था 2 साल पहले। ठीक है, तू मेरी बात पे बिलीव कर, मान मेरी बात, ठीक। जो कंटेंट मैंने उनको दिया है, जो कंटेंट मैंने पिछले साल दिया है, वही कंटेंट मैं तेरे को दे रहा हूं। ये मेरी गारंटी है, अगर तू ब्लाइंडली तू फॉलो करता चला गया ना सारी चीजों को, तो तू सोच ही नहीं सकता तेरी रैंक कहां तक पहुंच सकती है, और देखना पहुंचेगी। अगले साल देखना काफी बच्चे इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे, बढ़िया रैंक लेकर बढ़िया रैंक लाके दिखाएंगे, तू भी लाके दिखाएगा। नेक्स्ट सर आपके लिए एक शायरी। सलीम सर, आप भौतिकी के देवता हैं, आपके ज्ञान का भाई साहब ये जरूर फंसाएगा मुझे कहीं ना कहीं, मुझे पूरा भरोसा, इसकी नियत में खोट दिख गई मुझे विशेष की। चल, आपके ज्ञान का मगरान बहुत है देखता, आप नहीं कहते, आप फंस गया देख, आप नहीं कहते FIGRURE, नहीं छूटा आपका संवेदनशील ध्यान। इस इटालियन कैसे है आपको ये बताते हैं, आपकी पढ़ाई में होते हैं साथी ध्यान। पर सलीम सर आपके ज्ञान के अभिभावक आप हैं, हमारे दिल के गहने का आकार, आपकी शिक्षा और आपका साथ हमेशा होंगे, आप हैं शिक्षा के महान सूत्रधार। भाई थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन मेरे को लग रहा है तूने ये शायद अंग्रेजी में टाइप किया होगा और गूगल अंकल ने ऐसा लिख दिया होगा, और फिर तेरी हिम्मत नहीं हुई होगी कि इसको कैसे चेंज करूं मैं, और तूने कंट्रोल C कंट्रोल भी यहां पर कर दिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपका ये अंदाज पसंद आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, काइनेमेटिक्स में बैकलॉग है तो क्या यहां से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कर सकता है। किसी के काइनेमेटिक्स में बैकलॉग है तो ठीक है, तू बैकलॉग आराम से कंप्लीट कर, आराम से कंप्लीट कर, यहां से स्टार्ट करते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बस 3 इक्वेशन एक बार देख लेना, S बराबर UT प्लस हाफ इट स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर उसका प्लस 2S और B बराबर U प्लस CD, बस इतना देख लेना, खत्म कहानी। नेक्स्ट सब प्लीज पूरा पढ़िएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से लिखा है। ओके शशांक, पहला ये बात में पहले तू ये बता, ये नोट कर लिया, CKL कर दिया है? वो तो मैं पढ़ लूंगा, टेंशन ना ले, पहले CKL कर ले।
जल्दी से। यार इसको साइड कैसे करते हैं भाई, मेरे को नहीं आता भाई। आह, हमको नहीं आता भाई। सर राजमान सर को बुला लो एक बार। भाई मैंने राजमान सर को मैसेज किया, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, देख तेरे सामने मैंने मैसेज कर दिया है। मैंने सर को मैसेज किया यहाँ पे कि सर आप पेगासस में हो क्या, और अर्जुना के बैच के बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं। सर का मैसेज आएगा, अरे सर मैं तो जिम में हूं। तो भाई साहब सर जिम में बॉडी बना रहे हैं, अगर मैं कल दिल्ली में रहा तो मैं एक बार सर से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा भाई कि सर जिम वाला पार्ट थोड़ा सा पोस्टपोन कर लो, ठीक है, और फिर अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं डेफिनेटली उनको बुलाऊंगा। ये भैया तू कहीं तू लग रहा हो सर ऐसी कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, ये देख कैमरे में, ये देख मैसेज में चेक कर ले भाई, ये लिखा हुआ है मैसेज। फोकस नहीं हो रहा होगा लेकिन तू मेरी बात पे भरोसा कर ले, ठीक है। चलो सर, ओके ठीक है सर, शुरू करते हैं। अब एक लौंडा कुछ कहना चाह रहा था भाई, चलो पहले नेक्स्ट पेज। अब तू ये लिख भैया जल्दी से, पहले ये लिख डेफिनेशन लिख फोर्स की। फोर्स लिख, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन, नोट्स बना सीधा, अगला टर्म आना चाहिए फोर्स। इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लिखो, चलो डाउट देख लेते हैं भाई। अब लोंडे ने क्या लिखी थी मेहनत से, हाँ ये लिखा था। सब प्लीज पूरा पढ़िएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से लिखा है, ठीक है। हमें फिजिक्स पढ़ाने आए सलीम सर, हाँ आए थे, सही बात है। औरों में कहां दम था, ओह नहीं औरों में भी बहुत दम है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। सर आप डूबे भी उस जगह जहां पानी कम था ना, मैं नहीं डूबता भाई साहब। अगर पानी वहां कम होता, ठीक है, तो मैं अपने आप निकल जाता ना। वहां पे पानी बहुत ज्यादा था बेटा, तभी तो बचाने आई थी। तो कंसेप्ट क्लियर रखे यार, ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। सर आपको बचाने आई इटालियन, अच्छा आपके साथ बालों में कहां दम था, अच्छा सर आप सिर्फ उसके दोस्त बन के रह गए, हमें इस बात का गम था। मैं बोल नहीं सकता कैमरे के सामने, ठीक है, समझ जा, ठीक है, मजाक से हटके। हम सब 10 से पढ़ के आए थे जहां सिलेबस बड़ा कम था और 11th में आने का हमें बड़ा हम था। अच्छा फिर हमको मिली एक ऐसी खबर कि हमें पढ़ाने वाले हैं सलीम सर, सुनते ही ऐसी खबर दूर हो गया हमारा सारा डर। झूठ बोल रहा है तू, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये तो तेरी पक्का झूठ है। 11th क्लास में जब तुम्हें अनाउंस हुआ था ना कि सलीम सर पढ़ाने आ रहे हैं, तुम मैक्सिमम बच्चे कह रहे कौन से मास्टर आ गए ये वाले, कौन से सर को ला दिया हमारे सामने, हमें तो भैया पुराने वाले सर चाहिए, ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये नाइंसाफी हो रही है। तुम ये टाइप कर रहे थे, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। सर अगर 2 सालों तक ऐसे ही रहा हमारा साथ तो मेंस और एडवांस फोड़ देंगे हम सब हाथों हाथ। ये सेंटेंस तेरा बिल्कुल करेक्ट है, इस पे मैं 200% मुहर लगाता हूं, यस बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज सम एडवाइस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एडवांस टेस्ट। क्लास नोट्स को फॉलो करते चलो प्लीज। अभी अभी ना देख, समझ मेरी बात को, एडवांस का खेल बहुत लंबा है अभी। तू ये मत समझ कि अभी 1 महीने में तू एडवांस फोड़ देगा, नहीं। सच बात बोलूं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इनसे एडवांस में सवाल बहुत कम आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, इनसे ज्यादा आते हैं। लेकिन इन 3 चैप्टर के लिए ना, करने के लिए तुझे ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, बात समझ आ रही है। तो ये मत समझ कि वहां इन चैप्टर का यूज नहीं, इनसे ही वो चैप्टर तो एक तरीके से हम आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को लेकर बिल्कुल जज मत कर, एडवांस के सवाल कैसे आएंगे, होंगे नहीं होंगे, सर कैसे प्रिपरेशन करें, बस तू ब्लाइंडली फॉलो करता था। मैं जितना होमवर्क दे रहा हूं उतना होमवर्क करता जाए, क्लास में जितना समझा रहा हूं उतना क्लास में करता जाए, बस दैट इज सफिशिएंट, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट सर, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। सब पिछले चैप्टर में बैकलॉग है, क्या देख सकता हूं, बिल्कुल देख सकते हो भव्य। राघव सर प्लीज राजवन सर को बुला दो एक बार, मैं भी चाहता हूं, मैंने यार मैसेज किया था, अब सर जिम में है, बॉडी शॉडी बना रहे हैं, ठीक है, उनको देख के मेरा ही मन कर रहा है कि मैं भी बना ही लेता हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी हेल्प के बिना बन नहीं पाएगी इस मामले में, ठीक है। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं सोच सकता हूं कि बॉडी बना लेता हूं। नेक्स्ट सब प्लीज कॉल आरजे सर, मैंने कॉल किया। सब मॉड्यूल सॉल्व करें या नहीं एक बार बता दो, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर वक्त है तो सॉल्व करें, लेकिन वही सॉल्व करें जो मैं होमवर्क दूं, अपनी तरफ से कुछ ना करें, क्योंकि मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, मॉड्यूल का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मॉड्यूल में बाद में दी होंगी, या मॉड्यूल में अभी दे दी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो जो होमवर्क में दे दूं वो आप जरूर कीजिएगा अगर आपके पास समय है तो। सर तरुण सर ने स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लिया आपकी स्टोरी सुनने के बाद। अब तो मना करो भाई उनको, उनसे कहो कि जिंदगी में और बहुत सारे सुख हैं,
उनको पाने के लिए थोड़ा सा स्विमिंग छोड़नी पड़ेगी। सीख लोगे तो कैसे मिलेगी स्विमिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुमने जरूर तुम भी सर की ना खुशी नहीं चाहते होंगे, ठीक है। सब मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। आप हम सबको बोला था याद दिलाने के लिए, जब हमारा वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम आपको याद दिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया पार्ट बेटा, 2-3 दिन के बाद फिर याद दिलाना, ठीक है। पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पढ़ लो उसके बाद, ठीक। थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, प्रेजेंट खराब है फ्यूचर नहीं। बहुत बढ़िया अंकित, थकना तो हम सब, थकना नहीं है, चलता रहे बस, सोच मत ज्यादा बस, ठीक। चलो जल्दी नोट करो भाई। इसके बाद अब लिखो मोमेंटम। बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा है मोमेंटम, ठीक है सर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सर इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए सिस्टम, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। पी बराबर अभी के लिए लिखिएगा मास इंटू वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं फॉर ए पार्टिकल। पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख, समय कम हो रही है, 15 मिनट बचे हैं। जितना मैंने पढ़ाया ना वो सारे नोट्स लिखा देता हूं मैं, जल्दी। और एक चीज और बेटा मैं तुझे बता दूं, काफी देख पैनिकनेस कुछ बच्चों में फैली हुई है कि सर वो टॉपर्स बैच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 16 जुलाई को है हमारे साथ कुछ। देख मैं तुझे एक बात बोलूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रख, ठीक। पॉजिटिव एटीट्यूड रख। मैं तो नहीं जा रहा ना इस बैच से, मैं तो नहीं जा रहा ना, मैं तो इसी बैच में हूं। तुझे मेरे ऊपर भरोसा है? तू कहेगा नहीं, नहीं है तो मैं फिर रैप्टा मारूंगा। अब है? हाँ है। तो बस पढ़ता रहे इसी तरीके से, समझ मारी बात? इसी तरीके से पढ़ता रहे, इधर उधर मत झाक, पढ़ता रहे बस। बात समझ मारिए। जिन लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉल आए तो फिर आप उनको जैसा मैनेजमेंट बोले वैसे आप फॉलो कीजिएगा। अननेसेसरी पैनिक बिल्कुल मत हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी साहब छाप लिया? ठीक है सर। नेक्स्ट अब लिख जल्दी से न्यूटन फर्स्ट लॉ। जल्दी फटाक से लिख, जल्दी फटाक से लिख। ब्लाइंडली ट्रस्ट है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अबे सराउंडिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? भाई सुनिए, तेरे मास्टर की अंग्रेजी बहुत धांसू है, संभाल लिया यार प्लीज, ठीक है। डाउट देखिए बेटा, डाउट बहुत देख लिए। पहले तो ये सवाल, ये चीज नोट कर पहले कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनटिल, ये क्या है? अनलेस, अनलेस, अनटिल नहीं, अनलेस कंपेयर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। ये डेफिनेशन जो लिखाई ना मैंने, मैं ऐसी किताबी बुकिश लैंग्वेज लिखाई, स्टाइल मार के। मैं इसके आगे लिख देता हूं स्टाइल। यस, हमको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है। देसी भाषा में कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। खत्म कहानी। किसी को देसी भाषा में हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो। क्या लिख लो? कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहना चाहेगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। रुद्रांश कह रहा है सर सेटिंग करा दो। बेटा रुद्रांश, सच बात यह है कि कोशिश मेरी वही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तेरे को सिलेक्शन लेना पड़ेगा ना भाई, है ना, तभी तो सेटिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी, ठीक है। वो बात सच है, तेरी किस्मत इतनी खराब है कि तेरे मोबाइल की भी सेटिंग है, बस तेरी नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा पढ़, खूब मेहनत कर, खूब मेहनत कर। बात समझ में आ रही है? सिलेक्शन ले, बढ़िया जगह पहुंच, अपना एक स्टेटस बना। उसके बाद तेरे को शायद नहीं जाना पड़ेगा इतना ट्राई मारने के लिए, हो सकता है फिर उल्टा हो, तेरे पास लोग ट्राई मारने आए। समझ मारी बात? लाइव एग्जाम्पल सुनेगा? क्लास में ना, मेरी क्लास में बचपन में बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो तेरे भाई को भाव नहीं देती थी। सी बात बता रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल, ठीक। लेकिन सिलेक्शन के बाद
एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद, एक अच्छी जगह पहुंचने के बाद आज वो सब बात करना चाहती हैं। वो अलग बात है कि भले ही वो शादीशुदा हो गई हो, वो अलग बात है कि भले ही जो भी हो, कोई सिंगल हो, जो भी हो, वो अलग चीज है, लेकिन बात काफी सारी ऐसी हैं जो बात करना चाहिए। उनको दिमाग में उनके ये बात बैठा हुआ है कि हम कॉल करेंगे तो वो तो उठाएगा ही नहीं फोन, हम बात करेंगे तो वो तो हमसे बात करेगा ही नहीं। उनके दिमाग में ये बात है। तो मैं ये बात तुझसे बोल रहा हूं, खूब मेहनत कर, अच्छी जगह पहुंच। समझ मारी बात? सेम फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। कन्याओं के बारे में तो मैं तुम पहले बोल चुका हूं यार, मेरी तो दिली तमन्ना है इस बैच की सारी लड़कियां अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचे। ठीक, चल जल्दी छाप। आई थिंक तूने यहां पे लिख लिया होगा। इसके बाद अब ध्यान से समझना, थोड़ी सी चीज और है कि साइंटिस्ट ने, पुराने जितने भी थे, उन लोगों ने खूब सोचा। उन्होंने देखा सर फोर्स जो है आइदर पुश या फिर पुल। ठीक है, उन्होंने बहुत सोचा, हर प्रकार के फोर्स के बारे में उन्होंने एक काम किया। हर प्रकार के जितने वो पढ़ सकते थे, जितने फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे, सारे फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी करी। ठीक है, इकट्ठी करी। इकट्ठी करने के बाद फिर उन्होंने फोर्स को क्लासिफाई किया, बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ फोर्स थोड़ा सा क्लासिफाई किया। ठीक है सर क्लासिफाई करने का मतलब, मैंने कहा जैसे क्लास होती है, हमारी क्लास है, सपोज हम अपनी इस क्लास में क्लासिफिकेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, ये तो सारे फिजिक्स में अच्छे हैं। ठीक है, इन बच्चों को बास्केटबॉल बहुत अच्छा लगता है, इन बच्चों को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी प्रकार क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी प्रकार। जैसे फोर्सेस हम लोगों ने देखा कि भाई साहब ये फोर्सेस थे, और फोर्सेस को हम लोगों ने खूब ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमने फिर 4 कैटेगरी बनाई। कौन सी 4 कैटेगरी? इसको रटना उठना नहीं है, बस देखना चाहे, हल्का हल्के माइंड से लेना बस इसको। सर सबसे पहले हम लोगों ने बोला एक कैटेगरी, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से फोर्स? मैंने कहा वो जो 9th क्लास में पढ़ा था ना, Gm1m2/r², mg जो पढ़ते थे, mg, इसको हमने बोला भाई साहब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर दूसरी कैटेगरी हमने रखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब, मैंने कहा भाई हम लोगों ने कुछ फोर्सेस ऐसे देखे, बहुत सारे फोर्सेस ऐसे देखे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जाना पड़ रहा था कि भाई साहब कहीं ना कहीं वो फोर्सेस जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के फोर्सेस हैं, या फिर आपस में बेसिकली बॉन्ड का गेम चल रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोर्स ऐसे देखे कि जो हमको दिखे कि यार इनको एक्सप्लेन करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रॉन और वही प्रोटॉन वाली सारी कहानी चल रही है, तो उनको हम लोगों ने बोल दिया बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी कैटेगरी में आते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, टेंशन फोर्स। क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जितने तरह के फोर्सेस थे वो हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम लोगों ने रख दिए। उसी प्रकार तीसरा एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब सर ये न्यूक्लियर कहां से आ गया? मैंने कहा सुन, 1 मिनट की कहानी है। तूने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी का एटॉमिक नंबर मान के 50 है, ठीक, तो उसके पास ना 50 प्रोटॉन होते हैं, 50, इतनी छोटी सी जगह में। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा था। प्रोटॉन का मतलब शायद बेसिक चीज तुझे मालूम हो कि पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो तू खुद बता, ये न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी कम है? बहुत कम है, 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। केमिस्ट्री में तो पढ़ चुका होगा, अब तक पढ़ चुका होगा। मैंने कहा तो इतनी छोटी सी जगह पर 50 बंदे एक साथ ऐसे मिलके रह रहे हैं, और उनके बीच में जबरदस्त रिपल्शन फोर्स लग रहा है। रिपल्शन क्यों? क्योंकि शायद तूने केमिस्ट्री में या कहीं ना कहीं पढ़ा हो कि पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। तो मैंने कहा भाई तू मुझे इतना बता, न्यूक्लियस में एक बार बता, न्यूक्लियस में अगर मान के जेड की वैल्यू 50 है, तो न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन है। कह रहे यस सर 50 प्रोटॉन है। मैंने कहा तो भैया 50 प्रोटॉन इतनी छोटी जगह पर कैसे रुक सकते हैं अगर आपस में सब रिपेल कर रहे हैं? तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन तो आपस में रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, तो उस हिसाब से तो इसको फट जाना चाहिए भैया, फटाक से ब्लास्ट हो जाना चाहिए इसको। ठीक, क्योंकि भाई साहब मैं तुझसे बोलूं एक कमरे में 50 लोग रख दे, और ऐसे लोग रख दे जो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है रिपेयर करना, तो कमरे की दीवारें वाले सब फूट जाएंगी एक तरीके से। ठीक, तो फिर भी उसके बाद ये स्टेबल है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो जब रिसर्च की गई, बोले यार सर एमजी फोर्स तो इसमें लग नहीं रहा है, रस्सी टेंशन नॉर्मल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत खतरनाक है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शायद आपने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आइडिया दे देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2/r²।
ठीक सर, आर बहुत ही कम है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर का है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद भी ये सब मिलके एक साथ न्यूक्लियस में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके दादाजी भी हैं। दादाजी मतलब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से भी कोई एक बहुत बड़ा खतरनाक फोर्स है जो इनके बीच में लग रहा है। क्योंकि ये फोर्स लग रहा है प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, शायद तूने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो ये फोर्स लग रहा है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये सिलेबस में है ही नहीं, थोड़ा सा है बस 12th क्लास में। अभी तो सिलेबस में है ही नहीं, थी मान के चल 11th क्लास में तो है ही नहीं। इसका मतलब इसमें तो हुर्रे होगी, बल्ले बल्ले होगी, पढ़ना ही नहीं है सर इसको तो। और दूसरी मजे की बात पता है क्या है? इसका अभी तक कोई फॉर्मूला भी अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, फॉर्मूला भी ढूंढ नहीं पाए हम लोग। हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि Q1Q2/R² होता है, हम लोगों ने ये भी पता कर लिया Gm1m2/R² होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच का अभी कोई फॉर्मूला एज सच अभी जो है हमारे सामने आया नहीं है। जब आ जाएगा, तेरे पोते या पोतों के टाइम तक आ जाएगा, तो हो सकता है भाई साहब फिर से फिजिक्स थोड़ी और बढ़ जाए। लेकिन अभी के लिए इसका मतलब इसकी टेंशन तेरे को लेनी ही नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे मान के चल हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो हमने बेसिकली 4 नेचर लिए, बेसिकली फोर्सेस को ऑब्जर्व किया, 4 टुकड़ों में एक तरीके से हमने तोड़ दिया, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जल्दी छाप इसको, मैं किनारे हो रहा हूं जल्दी, मिनट से पहले 5 मिनट बचे भाई, जल्दी। और इसमें फ्रिक्शन भी आ जाता है भाई, फ्रिक्शन भी आ जाएगा इसमें, फ्रिक्शन। सर ये क्यों आते हैं सर, क्यों इसमें रख रहे हैं? इसके लिए आप वेट करो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई साहब क्यों टेंशन इसमें आया, क्यों भाई साहब फ्रिक्शन इसमें आया, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सीकेएल, ठीक है सर, ओके सीकेएल। अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। नोट्स पूरे करवा दूं तेरे में अभी, जो आज हम लोगों ने पढ़ा था। आजा ध्यान से देखना, थोड़ी 5 मिनट क्लास खींचेगी बेटा। सेकंड लॉ, ठीक है, अभी 5-6 मिनट है ना। हाँ, सेकंड लॉ सीधा मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, बस सीधा लिखो, इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ लिखना बेटा टाइम बचाने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। अभी हम बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं सर, मतलब मैंने कहा भैया मतलब केवल इतना सा है, एफ नेट, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है सर, ओके सर। सर dp/dt मतलब, मैंने कहा dp/dt मतलब मास, सर इसको नीचे लिख देता हूं, रुक जा, यहां पे ठीक नहीं है सर। एफ बराबर क्या निकल के आ जाएगा, डी, पी की जगह क्या लिख देगा, मास इंटू वेलोसिटी बाई dt बराबर पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ठीक है सर, प्रॉपर वेक्टर के साथ। इफ मास, वेक्टर क्यों लगा दिया, ऑफ बॉडी या सिस्टम, आप सिस्टम के लिए भी बोल सकते हो, इज कांस्टेंट। अगर मैं ऐसा बोलूं भाई मास कांस्टेंट है, दैट मींस dm/dt इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो तेरा स्टेटमेंट बन जाएगा F बराबर निकल के आ जाएगा, सॉरी, m इंटू dB/dt प्लस 0, m इंटू dB/dt क्या हो जाएगा भैया, m इंटू a, दिस इंप्लाइज F इक्वल टू m इंटू a। बिना सिलेबस को भगाने की जल्दबाजी के मैंने अच्छे तरीके से नोट्स भी बनवा दिए तेरे। बस यहां पर F क्या होता है ये जरूर लिखना, इट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ मारिए, जल्दी लिखो, जल्दी से फटाक से। चल ये मेरे जाने के बाद लिख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं बचा है, मात्र 3 मिनट बची है। मैं 3 मिनट में इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर देता हूं। ये तो तेरा न्यूटन का सेकंड लॉ, उसके बाद आता है न्यूटन थर्ड लॉ। कोई बोलेगा क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ? कोई बोलेगा न्यूटन क्या थर्ड लॉ क्या होता है? बोलो।
बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल, श्रुति ने बहुत अच्छा डाउट पूछा था बेटा। श्रुति, ये डाउट के लिए थोड़ा वेट करो, है ना। इंटरनल एक्सटर्नल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? सर हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, यही ना सर। फॉर ईच एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही ना है। मतलब सर वो मैं एक बार देख रहा था, मुझे याद है, मैं न्यूज देखता नहीं हूं, लेकिन अचानक से मैंने ऐसी सामने जो है देखा मैंने। अब मैं अपने दोस्त के घर पे गया हुआ था और वहां पे वो चल रही थी, नेताजी भाषण दे रहे थे। नेताजी कह रहे थे भाई साहब कि दूसरी पार्टी के नेताजी ने उनको ऐसा ऐसा बोला, और वो ये भूल गए कि न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। उन्होंने हमको ऐसा बोला था परसों, तो इसलिए वो न्यूटन का लॉ भूल गए। हमने याद दिला दें कि न्यूटन का लॉ कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। परसों उन्होंने हमें ये बात बोली थी, इसलिए आज हम उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नेताजी ने बोला, मैंने सुना, यूट्यूब पे आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं जरूर। क्या ये सच में न्यूटन का थर्ड लॉ है कि परसों उन्होंने कोई बात बोली थी, उसका जवाब आज आप दे रहे हो? बेसिकली समझदार बच्चा बोलेगा नेताजी ठीक है आप बात अच्छी कर रहे हो, पहले पढ़ के तो आ जाओ थोड़ा सा, है न्यूटन के लॉ तो पढ़ लो, ये थोड़ी ना लॉ होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली, ये बात तेरा सेंटेंस सही है, मैं उसको कंप्लीटली बोलता हूं, अच्छे से पढ़ेंगे कल की क्लास में। क्या कि सर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑफ द सेम नेचर। समझ में आ रही? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये सब कल पढ़ेंगे, मैं बस कल के लेक्चर का आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अभी एक चॉकलेट क्वेश्चन भी दूंगा तेरे को, मैं चॉकलेट क्वेश्चन भी दूंगा, देख अभी ध्यान से देखना। क्या सर न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इन्होंने ऐसा बोला कि हर एक फॉर एवरी एक्शन, ठीक है भाई साहब, मतलब अगर आप सपोज कोई एक फोर्स लगा रहे हो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कंप्लीट नहीं है, ये ऐसा नहीं इसको तू कंप्लीट बोलेगा भैया। हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन उसी वक्त होता है, ये नहीं परसों की बात का जवाब आज दे रहा है तू, ये नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रही है? हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन उसी वक्त होगा, उसी वक्त साइमल्टेनियसली सेम टाइम होगा। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं इसको कंक्लूड करके देसी भाषा में तेरे सामने रख देता हूं कि ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पे फोर्स लगाएगा एफ, सेम नेचर का लगाएगा, सेम टाइम पे लगाएगा, उसी वक्त लगाएगा, साइमल्टेनियसली लगाएगा। इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। सॉरी क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं। ए ने बी पर अगर फोर्स लगाया एफ, ठीक, मतलब मैंने अपने हाथों से ये जो है ना टीवी पैनल, मैंने अपने हाथों से टीवी पैनल पे अगर फोर्स लगाया तो टीवी पैनल ने भी मेरे हाथों पे फोर्स लगाया, उसी वक्त लगाया, सेम मैग्नीट्यूड का लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, सेम नेचर का लगाया। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है सर, सर ये मुझे फील नहीं आ रही सर, आपने यहां पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, अब फील नहीं आ रही। मैंने कहा बिल्कुल फील आएगी, तू एक काम कर, एक सुई ले ले, सुई, और सुई को यहां रख दे ऐसे, और सुई पे ना ऐसे हाथ मार, एकदम ऐसे सुई खड़ी का फटाक से हाथ मार, फिर देख बढ़िया मस्त वाली फील आएगी। जितना फोर्स तू सुई पे लगाएगा ना, उतना ही फोर्स सुई तेरे हाथ पे लगाएगी, और जब आह निकलेगी ना तब तो ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब आपने फोर्स लगाया सुई पर, तो सुई भी फोर्स लगा रही आपके ऊपर, वो फोर्स फील हो जाएगा तेरे को। यहां मैं हाथ रख रहा हूं तो शायद तेरे को फील नहीं हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो एक चीज अगर तू नोटिस करे, मैं पूरी क्लास को अगर कंक्लूड करूं कि न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बताया कि भाई साहब फोर्स की आवश्यकता क्यों है। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में यह बताया कि फोर्स की आवश्यकता क्यों है, और न्यूटन ने सेकेंड लॉ में यह बताया कि कितने फोर्स की आवश्यकता है। एफ इक्वल टू एम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझा मेरी बात? कितना मोमेंटम चेंज करने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यह मास कांस्टेंट कर देगा, तो कितना एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ में उसने बताया कि फोर्स की आवश्यकता क्यों है, सेकेंड लॉ में उसने बताया कि कितने फोर्स की आवश्यकता है, और थर्ड लॉ में उसने बताया कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा। एक मैंने बोला ना बिल्कुल वेल पैटर्न में अच्छे तरीके से सीक्वेंस में पेश करी चीजें, सीक्वेंस एकदम बढ़िया था। कितने फोर्स, फोर्स की जरूरत क्यों है, कितने फोर्स की आवश्यकता है, ठीक है, और फोर्स लगाओगे तो क्या होगा। कितनी बढ़िया तरीके से प्रॉपर तीनों लॉ जो है उन्होंने यहां पे सीक्वेंस में बना के दुनिया के सामने पेश किए, जो लोगों की समझ में आ गए थे। क्लियर है? ठीक है भाई, चैटिंग खत्म होगी क्या? एक बार दिखा दो। क्लियर है भाई साहब?
ठीक, तो ये बेसिकली चीजें हैं। इसके बाद की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब यहां पर जो है हम यहीं पर होल्ड कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में मैंने हल्की बेसिक सी आइडिया दे दी है कि ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पे फोर्स लगाएगा एफ। सेम नेचर का लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी, और जो है सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा, उसी वक्त लगाएगा, साइमल्टेनियसली लगाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम कल की क्लास। चॉकलेट क्वेश्चन कल 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 मजा लेंगे चॉकलेट क्वेश्चन का। चॉकलेट क्वेश्चन अभी ले रहा है क्या है? हाँ 5 मिनट तो क्लास खींच ही सकते हैं, ठीक है ओके, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। आप ये कहना चाह रहे हो मैं चॉकलेट क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, बस 2 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं। सर इसका मास अगर एम बी है, एम है, शायद तूने 9th क्लास में पढ़ाओ, सर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी। मैंने कहा बिल्कुल लग रहा होगा। सर ये जमीन के अंदर क्यों ना घुसा, ये जमीन है, नीचे एम जी लग रहा है। अच्छा जमीन से ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो इस एम मास के, अगर मैं इस एम मास पर पूछूं भाई साहब कितने फोर्स लग रहे हैं, तो शायद तूने बोला होगा सर नीचे की तरफ लग रहा है एमजी और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं तुझसे पूछूं कि भाई ये बता दे ये किस पर है, तू बोलेगा सर ये रेस्ट पर है, सर ये तो इक्विलिब्रियम पर है। दैट मींस ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नेट फोर्स 0 है, तभी तो इक्विलिब्रियम पर है। मैंने कहा ठीक है। मेरा प्रश्न ये है, ध्यान से समझना, कि इस पर नॉर्मल किधर लग रहा है, सर ऊपर। एमजी किधर लग रहा है, सर नीचे। एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। क्या दोनों बराबर हैं? हां सर। इक्वल है? यस सर। अपोजिट है? यस सर। साइमल्टेनियसली लग रहे हैं? यस सर। उसी वक्त लग रहे हैं? यस सर। तो क्या नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? ये मैं तेरी नॉलेज चेक करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने नॉर्मल पढ़ाया नहीं है, इसको हम कल पढ़ेंगे। नॉर्मल बेसिकली क्या कहानी है, एमजी को भी कल पढ़ेंगे। बस मैं ऐसी चेक करना चाह रहा हूं तूने 9th क्लास में कैसे पढ़ा है तूने, बोलो जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नो सर, कुछ कह रहे हैं यस सर। एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, तो ये बता दे मुझे जल्दी से। कुछ कह रहे हैं यस सर, कुछ कह रहे हैं नो सर। नो कहने वाले जनता ज्यादा है, प्रॉपर रीजन देगा, तू ऐसा नहीं बोलेगा नो सर। वजह बता। कुछ कह रहे हैं यस सर, कुछ कह रहे हैं नो सर। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। यस सर आपका कहना बिल्कुल, कुछ बच्चों का कहना सही है, कुछ बच्चों का कहना गलत है। सर नॉर्मल एंड एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लेक्चर में यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और हां, वेलकम टू द फिजिक्स, रियल फिजिक्स अब स्टार्ट हो रही है। टेक केयर।